रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर और दास्तान गो महमूद फ़ारूक़ी। महमूद फ़ारूक़ी मशहूर लेखक, दास्तान गो, फिल्म मेकर और हिस्टोरियन महमूद फ़ारूक़ी। ये महमूद फ़ारूक़ी की लगन और मेहनत का ही फल है कि उन्होंने अपने बड़े अब्बू शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की रहनुमाई में वक्त की धूल तले दबी दास्तान गोई की कला को दुनिया के सामने एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वो बड़ी मतानत से मुस्कुरा रहा था। ऐसी बहादुरी, ऐसी दरियादिली, ऐसी फैयाजी न तारीख इंसानी ने उसके पहले कभी देखी थी, न उसके बाद कभी देखेगी, कि अपने ही दुश्मन को अपना सबसे बड़ा हथियार यूं दान में पेश कर दिया। आसमान के तमाम देवता जमा हुए उस पर फूलों की बारिश करते थे, उसकी जय जयकार करते थे। 20 जुलाई 1971 को गोरखपुर के एक साहित्यिक परिवार में पैदा हुए महमूद फ़ारूक़ी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई जुबली कॉलेज गोरखपुर से हुई। उसके बाद महमूद फ़ारूक़ी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दून स्कूल देहरादून चले गए। महमूद फ़ारूक़ी की बहुमुखी प्रतिभा को दून स्कूल के सक्रिय माहौल ने और भी निखारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस से हिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद महमूद फ़ारूक़ी हिस्ट्री की आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इंग्लैंड से लौटकर महमूद फ़ारूक़ी अपनी रचनात्मक खोज में थोड़ा अरसा मुंबई और दिल्ली के फिल्मी और मीडिया गलियारों में भटके, लेकिन ये तलाश तब एक मकाम पर पहुंची जब उनके बड़े अब्बू मशहूर लेखक शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी ने सदियों पुरानी दास्तान गोई के फ़न से उनका परिचय कराया। और पहली बार सन 2005 में महमूद फ़ारूक़ी ने दास्तान अमीर हमज़ा को दास्तान गोई के अदब और अंदाज के साथ लोगों के सामने पेश किया, जिसे हाथों हाथ लिया गया। पूस का महीना था, जाड़े की कड़कड़ाती ठंड, पूर्णिमा का चांद अपने पूरे आबोताब से जलवागर था। ठाकुर साहब अपने रंग महल में दाखिल हुए। वो निखरी निखरी चांदनी देख के उनके दिल में ये मासूम सा ख्याल आया, हाय इस चांदनी रात में नथ से तीर निकाले जाएं तो क्या अच्छा। महमूद फ़ारूक़ी 2006 में आई विलियम डेलरिम्पल की किताब द लास्ट मुग़ल में रिसर्च के लिए भी जाने जाते हैं। 2010 में महमूद फ़ारूक़ी ने अनुषा रिज़वी के साथ फिल्म पीपली लाइफ बनाई, जो भारत में लोकतंत्र और मीडिया से जुड़े कई ज़रूरी सवाल उठाती है। जिंदगी हराम कर दी है। हमें देंगे जान। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान। बड़ा है जान देने वाला। कोई मिस नहीं करेगा। ये हमसे ज्यादा ड्रामा मत करो। फिल्म, थिएटर, लिटरेचर और हिस्ट्री जैसी अलग अलग धाराओं में एक भरोसेमंद नाम है महमूद फ़ारूक़ी, जो हिंदुस्तान में अपने किस्म की गिनी चुनी हस्तियों में शुमार होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है महमूद साहब। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके आपसे गुफ्तगू करने की। आपके साथ गुफ्तगू करना एक बहुत दिलचस्प और बहुत मानीखेज़ तजुर्बा होता है। और मेरे लिए भी एक ख्वाब के सच होने जैसा ही है कि आपको इतने लंबे अरसे से देखते, पढ़ते, सुनते रहे हैं, और जिस आर्ट को आपने जिस खूबी के साथ सतह पर पेश किया है और पॉपुलर बनाया है, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करते हैं पहले ख़ुद आपकी ज़िंदगी से कि आप पैदा कहाँ हुए, शुरुआती आपकी ज़िंदगी क्या है जिसने आपको ऐसा बनाया जैसे आज आप हैं। मेरी पैदाइश गोरखपुर में हुई। मेरे वालिद भी वहीं पैदा हुए थे। मेरे दादा कोरियापार गांव है, मौज़ा कोरियापार, आज़मगढ़, वहाँ से गोरखपुर आके शिफ्ट हो गए थे। वहाँ उन्होंने नौकरी की, वहीं हम लोग पैदा हुए। वहीं जुबली कॉलेज में मेरे एक दादा पढ़ाते थे। जुबली कॉलेज विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की जुबली के वक्त वो कायम हुआ था। वहीं मेरे एक और चचा ने पढ़ाई की थी, वहीं मैंने पढ़ाई की शुरुआत में। और फिर मुझे इत्तेफाक से बहुत और मेरी माँ की अनथक काविशों की वजह से मैं एक स्कॉलरशिप इम्तिहान में बैठा। उन दिनों मेरी माँ का ये शेवा होता था कि हर आते जाते को पकड़ के कहती थी कि बेटा ज़रा इसको कुछ पढ़ा दो। तो उसी सिलसिले में एक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक साहब कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें सरकार जो है वो, हमको ठीक से कुछ मालूम भी नहीं था, बस ये मेरे लिए बस ये था कि और साहब हैं जिनसे मुझे पढ़ाने के लिए बैठाया गया है। तो बहुत ही खुशकिस्मती से सिर्फ़ और ऊपर वाले की मेहर से और माँ की दुआओं की वजह से मैं उसमें कामयाब हुआ। और फिर मुझे एकदम जुबली कॉलेज देहरादून से, जुबली कॉलेज गोरखपुर से
हिंदी मीडियम से निकल के मैं सीधे पहुंच गया डून स्कूल देहरादून, जो जाहिर सी बात है उस वक्त भी और आज भी हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी तालीम के उस पिरामिड के पिनकल पे था। तो वो बहुत दिलचस्प तजुर्बा था। तो वो मेरी शुरुआती ज़िंदगी गोरखपुर में गुजरी। फिर मैं डून स्कूल गया, फिर डून स्कूल से छुट्टियों में मैं वहीं गोरखपुर जाता था और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर कॉलेज का जब वक्त आया तो सेंट स्टीफेंस में आया मैं। मेरे वालिद साहब का गोरखपुर से दिल्ली तबादला हो गया। तो वो भी बहुत दिलचस्प तजुर्बा था क्योंकि मैं बटला हाउस में रहता था, जो बाद के आगे के दौर में जिसने बड़ी बदनामी हासिल की, और बटला हाउस से सेंट स्टीफेंस कॉलेज जाते थे बस में पढ़ के। फिर वहाँ से कुछ सिलसिला निकला तो मैं फिर इंग्लैंड चला गया, रोड स्कॉलरशिप मुझे मिल गई और मैं ऑक्सफोर्ड गया। फिर तो बस यूँ सिलसिला इस तरह से चलता रहा। आपके वालिद क्या करते रहे थे? मेरे वालिद साहब ख़ुद सरकारी अफसर थे, इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, लेकिन अदब उनको एक तरह से मेरा विरासत में मिला था। और उनके जो बड़े भाई शमसुर रहमान फ़ारूक़ी थे, उनके चचाज़ाद बड़े भाई, वो पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़े आइडल थे, बहुत बड़ी मिसाल थे। तो उन्होंने शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के साथ भी कुछ दिनों काम किया जब शब-खून शुरू हो रहा था इलाहाबाद में, वहाँ भी रहे। लेकिन उसके पहले ही वो उनका लिखने लिखाने का सिलसिला गोरखपुर से शुरू हो गया था। गोरखपुर के बहुत मशहूर एक अदीब थे एम कोठियावी राही, जो रिश्तेदार भी लगते थे, तो उनके साथ उठते बैठते थे और कॉलेज की मैगज़ीन्स वगैरह में लिखा करते थे। तो उनका मिजाज और ज़ौक़ अदबी था। तो ये बड़ी खुशकिस्मती मेरी रही कि वालदा ने, मेरी अम्मी ने और मेरे अब्बू ने बचपन में ही मुझे उर्दू पढ़ाई और फिर पढ़ने का शौक़ पैदा करवाया मेरे लिए। और उस शौक़ के सिलसिले में मेरे वालिद साहब ने, जब मैं 7-8 बरस का था, तो मेरे लिए किताबों की लाइब्रेरी बनवा दी थी। उसमें मुझे याद है किताबों के नंबर डाले थे, 100 तक की किताबें मेरे पास थीं। तो वालिद साहब का अदबी ज़ौक़ था, बहुत पढ़ते लिखते थे। बाद में उन्होंने लिखना पढ़ना तर्क किया, लेकिन फिर बाद में आखिर दौर में वो उर्दू के बहुत मशहूर अदबी रिसाले आजकल से वाबस्ता रहे, उसके बहुत मशहूर मुदीर रहे कई 10-15 सालों तक। तो दोबारा उनकी ज़िंदगी जो है वो अदब और अदबी चीज़ों के ताल्लुक़ में आई। तो वो मुझे एक तरह से मीरास में मिला था कुछ चीज़ें। जी। और आप लोग भाई बहन कितने हैं? हम लोग 3 भाई हैं और मेरे जो 2 मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे बिगड़ा हुआ हूँ। बाकी जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं वो कहीं ज़्यादा सालेह, कहीं ज़्यादा सआदतमंद और दुनिया और दीन और ख़ानदान में हर तरह से मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं। तो अगर ऐसे देखें कि शुरुआती पढ़ाई और ख़ास तौर पर दून स्कूल जाना और फिर सेंट स्टीफेंस जाना, ये सब कुछ माँ के ओरिएंट करने और उनके इंस्पिरेशन से हो रहा था एक तरह से। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, वालिद साहब ख़ुद भी पढ़ाई में बहुत तेज़ थे और उन्होंने भी यही सब चीज़ें एक तरह से, हम लोग सब, ये मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक कॉमन रहा है पिछले 100-150 सालों से कि घर में घरेलू ज़बान या उर्दू या हिंदी या मराठी या भोजपुरी या जो भी आप बोलते हैं, फिर आप इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं, फिर आप तरक्की करते हैं। तो वो एक मिला जुला कल्चर पिछले 100-150 सालों से हम उसका इम्तिज़ाज जो देख रहे हैं वो हमारे घर में भी था। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूर मेरी वालदा का, ख़ास तौर से डून स्कूल जाने में, जब तक मैं बाशऊर नहीं हुआ या मुझे ख़ुद ये एहसास नहीं हुआ कि ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, उसमें उनका बहुत अहम किरदार था। जी। तो आप उस वक्त जब, चाहे वो दून स्कूल हो या फिर सेंट स्टीफेंस और वहाँ से लेके कैम्ब्रिज, एक तो सब्जेक्ट आपका क्या था जो आप पढ़ रहे थे? और सेंट स्टीफेंस मैंने हिस्ट्री पढ़ी, फिर आगे भी मैंने हिस्ट्री ही पढ़ी। हिस्ट्री मुझे ये, मैंने जब मैं 11th-12th में था तो बाकी सब और लोगों की तरह मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था और यही उम्मीद की जाती थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊँगा या डॉक्टर बनूँगा। तो मैंने 12वीं में ही ये मुझे एहसास हो गया कि मुझे ये सब मुझसे होगा नहीं और मैंने फ़िज़िक्स ड्रॉप कर दी 12वीं में। तो मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हो गए, उन्होंने गोरखपुर से किसी को भेजा मुझे समझाने के लिए, मगर मैं तब ना समझा था ना आज समझा। तो उस वक्त मुझे ये मालूम था कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ और हिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जो हम सबको पढ़ना चाहिए या पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये सवाल ये था, हिस्ट्री में पढ़ता गया, एमफिल कर लिया मैंने कैम्ब्रिज से। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे कि या तो मैं PhD करूँ या फिर मैं कोई और पेशा अख्तियार करूँ। तो इतना मुझे वो समझ में आ चुका था कि हिस्ट्री तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो लाइब्रेरी में बंद होकर नहीं गुजारना चाहता हूँ। और हिस्ट्री में काम करने का मतलब ये है कि अगर आप 16-17 घंटे दिन में पढ़ाई नहीं करते हैं या आर्काइव्स में नहीं जाते हैं, तो वो आप फिर उस तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हिस्ट्री वालों को बड़े बड़े, जैसे हमारे ज़माने में मशहूर मिसाल मिशेल फूको, बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, उसने सब कुछ बदल दिया हमारे सोचने समझने का तरीका। वो 16-16 घंटे लाइब्रेरीज़ में बिताता था। तो मुझे कॉलेज में मैं थिएटर वगैरह भी करता था, तो मुझे ये इस बात का एहसास हो गया था शुरू से ही था कि मुझे लोगों के साथ रहना, उनके साथ मिलना जुलना, ये चीज़ बहुत पसंद है। और गो पढ़ाई का मुझे शौक़ है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई और स्कॉलरशिप में ज़िंदगी मैं अपनी वक्फ़ कर दूं, ये मुझे इस पे यकीन नहीं था कि मैं कर सकूंगा या मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक डिलेमा था। तो बहुत बाद में जाके, वो अभी भी चल रहा है, मतलब मैं पढ़ना लिखना भी चाहता हूँ और काम भी करना चाहता हूँ कि तेरा पैगाम भी ज़रूरी है पर मुझे काम भी ज़रूरी है वाला मामला है। तो वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, तो कोई ऐसी राह निकले कि सब काम उसमें हो सकें। तो बड़ी मेरी खुशकिस्मती रही कि दास्तान गोई का मैदान मुझे हासिल हुआ जिसमें ये सारी चीज़ें आके मिल जाती हैं एक तरह से। खैर, दास्तान गोई का मैदान तो जब आपके सामने वो मौका जब आया तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इन बरसों में जबकि आप पढ़ाई पर थोड़ा, क्योंकि साइंस छोड़कर अब आप हिस्ट्री की तरफ आ गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और जानना और एक तहकीक इस फील्ड में आपका मन लग रहा था, लेकिन आपको करना क्या था शुरू के बरसों में? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है, करना क्या था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था, बाद में मैंने इस पर मैं खुद का मजाक भी उड़ाया कि भाई मैं तो मतलब फ़लसफ़ी भी बनना चाहता था और मौर्रिख़ भी बनना चाहता था और डायरेक्टर भी बनना चाहता था और क्रांतिकारी भी बनना चाहता था। तो बहुत कुछ करना चाहता था और जाहिर सी बात है एक ज़िंदगी में ये सारे काम कर लेना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लोग कर लेते हैं, किया भी है लोगों ने, लेकिन ये सारे काम करना एक तरह से, और उसमें इश्क भी लड़ाना है, दोस्तियाँ भी करनी है, नाटक भी करना है, थिएटर भी करना है, तो और घर वालों की उम्मीदों से भी लड़ाई करनी है कि उनमें पूरा होंगे, जूझेंगे या उनसे नहीं होंगे। तो ये मसला था मेरे सामने, और कुछ हद तक मेरा मसला ये फौरी तौर पे जब मैं कॉलेज में था तो सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो इंग्लैंड जाना था, तो मैं 1994 में इंग्लैंड गया ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, और उसी साल मैंने एनएसडी का एंट्रेंस टेस्ट भी दिया था। तो वो एनएसडी वालों ने मुझे रिजेक्ट करके एक तरह से मेरे लिए आसान कर दिया कि मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊं। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं इस डिलेमा में था कि क्या मुझे एनएसडी जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं थिएटर करना चाहता हूं तो उसमें मुझे कमिटमेंट पूरा दिखाना चाहिए, या मैं फिर हिस्ट्री की तरफ कमिटमेंट दिखाऊं। तो ये उहापोह या एक तरह का ये एक कन्फ्यूजन था, और अभी भी कुछ हद तक है, क्योंकि वो मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन जो अहम चीज़ है डून स्कूल जाना ख़ास तौर से, उसमें एक तरह के एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई, मुझे भी हुई और मेरे साथ और बहुत से लोग जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे वहाँ आए थे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, प्रोविंशियल माहौल से, शहरों से आए थे। हम में से किसी ने कभी कोई वेस्टर्न टॉयलेट नहीं देखा था, हम में से किसी ने कांटे और छुरी से खाना नहीं खाया था, हम में से किसी ने घर में अंग्रेज़ी नहीं बोली थी, और हम जिन लोगों के साथ स्कूल में आए थे, जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे, वो बिल्कुल ही अलग तबके के लोग थे। तो मेरे साथ मेरे ये तमाम जो साथी, उनको एक इमोशनल साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी था। और वो ऐसा स्कूल था, जैसे पब्लिक स्कूल होते हैं, कि वहाँ पे इस चीज़ पे कम, मतलब स्कूल का माहौल कुछ इस तरह अच्छा था कि वहाँ आपके बैकग्राउंड और आपके अमीर ख़ानदान से उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। स्कूल में आपकी कामयाबी क्या है या आपने क्या अचीवमेंट्स हासिल किए, उन पे ध्यान दिया जाता था। तो एक तरह की उसने कुछ हमारे बैकग्राउंड की वजह से, कुछ स्कूल के माहौल ने एक ड्राइव पैदा की एक्सेल करने की, और उस एक्सेल करने से रिकग्निशन स्कूल में मिली। तो ये एम्बिशन और एम्बिशन को फॉलो करना और एम्बिशन को परसू करके फिर रिकग्निशन हासिल करना, इसकी दागबेल स्कूल में मिली। अब ये भी है कि स्कूल ने जो मौक़े हमको फ़राहम किए, वो मौक़े एक आम प्रोविंशियल बच्चे के नहीं दस्तयाब होते हैं। ये नहीं कि प्रोविंशियल बच्चे कामयाबी नहीं हासिल करते हैं, लेकिन मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला कि जैसे थिएटर करने का, तो अब हम जहाँ थे जुबली स्कूल में, वहाँ थिएटर वगैरह का कोई वजूद नहीं था, कोई नामो निशान। बस ये कि आपने 26 जनवरी 15 अगस्त पे कोई जाके स्पीच दे दी। तो स्पीच देने का मुझे शौक़ था, वालिद साहब लिखवा दिया करते थे अंग्रेज़ी में, और जुबली कॉलेज में चूँकि मैं अंग्रेज़ी में स्पीच देता था, इसलिए जाहिर सी बात है अंग्रेज़ी बोलना हिंदुस्तान में रोब डालने के लिए उससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो रोब को थोड़ी देर को कायम रहता था और वो अच्छा लगता था। तो मगर जब मैं स्कूल आया, डून स्कूल में पहली बार मैंने देखा कि जी ये नाटक होता है और नाटक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर मेरी खुशकिस्मती ये रही कि जब मैं 10वीं में था तो 11वीं में तो मोहन महर्षि आए, उनको हमारे एक टीचर लेके आए कि वहाँ वो नाटक करेंगे।
तो पहली बार मैंने संजीदा नाटक कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, मोहन महर्षि ने इडिपस रेक्स स्कूल में किया, मुझे टायरेसियस का रोल दिया, मुझे स्टेज मैनेजर बनाया, उन्होंने दिखाया कि देखो स्क्रिप्ट होती है, मूवमेंट कैसे लिखा जाता है, लाल पेन से और हरे पेन से और नीले पेन से कैरेक्टर की ब्लॉकिंग लिखी जाती है, ये सब चीज़ें नोट करो। तो वो पहला और आखिरी मौका था कि जब मैंने किसी और के साथ काम किया। मतलब उसके बाद से ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है अकेले ही किया है, किसी भी डायरेक्टर के साथ असिस्ट करने का ये पहला और आखिरी मौका था। तो उससे मुझे सीखा, तो मुझसे बड़ी ललक पैदा हुई, तो स्कूल ने यह प्लेटफॉर्म दिया। अगले साल मैं गो की स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जाके अपने हेडमास्टर से बड़े बोल्ड अंदाज से मैंने कहा कि जी मैं एक नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा करो। तो मैंने कहा कि मैं तुगलक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुगलक तो यार बहुत बड़ा नाटक है, तुम कैसे कर पाओगे? मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। मैंने कहा ठीक है जो है मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये स्कूल के फंड में थे, उन्होंने दिए और हमने नाटक कर दिखाया। तो बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। तो ये प्लेटफॉर्म स्कूल में मिला, लेकिन जाहिर सी बात है एक नफ्सियाती एडजस्टमेंट, नफ्सियाती चोट कुछ पड़ती है ज़ाहिर से, जब आप इस तरह के माहौल से एकदम उठ के जाते हैं, जहाँ दूसरे माहौल में, जहाँ दूसरे बैकग्राउंड के लोग हैं। तो उसमें 2 रास्ते आपके सामने होते हैं कि आप जैसे हम मेरे जैसे लोग जो फिर पढ़ाई में भी अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, उनके लिए बनी बनाई लीक है कि वो चले जाएं, आईआईटी जाएं, आईआईटी के बाद आईएम जाएं और अमेरिका चले जाएं और फिर जिस तरह से नॉर्मल कामयाबी होती है जो मेरे साथ के लोगों ने हासिल की, या फिर यहाँ आईएएस में चले जाएं, वो भी एक कामयाबी का रास्ता है। तो आपने वो बराबर कर लिया। तो मगर मुझे वो रास्ते पसंद नहीं थे शुरू से, तो मुझे ये था ज़रूर कि मुझे कुछ अपना करना है। तो वो बाद में फिर ये मौक़े हासिल हुए, तो वो भी एक अपनी जर्नी है वो बात को जो हुई। जैसे कि आपने कहा कि दून स्कूल में चूँकि वो रिकॉग्निशन की एक तलाश थी, वो बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 1984 में मैंने वेटिंग फॉर गोदो देखा, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी का। और ये नसीरुद्दीन शाह का मैंने नाम सुना था क्योंकि फ़िल्मों का बहुत शौक़ था, लेकिन हम जो फिल्में देखने जाते थे, जैसे मैं अपने कज़न के साथ क्रोधी पिक्चर देखने गया, तो हमने देखा कि वहाँ मॉर्निंग शो चल रहा है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि यार ये भी तो है पिक्चर नसीरुद्दीन शाह की। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी अच्छी पिक्चरें अच्छी होती हैं, लेकिन मतलब हम मॉर्निंग शो की वो तस्वीरें जो पिक्चरें लगती थी वो देखने नहीं गए थे। तो वो बड़ा क्रिटिकल था मेरे लिए उनको स्टेज पे देखना। फिर 87 में रत्ना पाठक शाह हमारी गोल्डन जुबली पे आई, उन्होंने पैजेंट किया स्कूल के लिए। इन लोगों को देख के ये उस वक्त ये ललक ज़रूर पैदा हुई और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि बाद में काम करने का, उठने बैठने का इन लोगों के साथ मौका मिला। मैं आपका सवाल मैं यही पूछ रहा था कि एक प्रोविंशियल आइडेंटिटी के साथ जब आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू होता है दून स्कूल जैसी जगह में, इसमें क्या ये पहलू है कि आप दूसरों से अपने लिए अप्रूवल चाह रहे हैं या फिर आपके भी अंदर वो एक आर्टिस्टिक कोई अर्ज है? ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं देखिए। हाँ देखिए बिल्कुल, मगर वो दोनों चीज़ें उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलाकार कला के लिए सिर्फ संघर्ष करता है या फिर दूसरों की तारीफ़ के लिए संघर्ष करता है। इनको अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आदमी जो भी कला करता है वो प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन के साथ हमेशा एक तारीफ़ का पहलू जुड़ा हुआ है। तो वो मैंने इसको बहुत एनालाइज़ किया है, बहुत सोचा है, क्योंकि मेरा मिजाज थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव तरीक़े का है और यकीनन प्रेज़ हासिल करना बहुत बड़ा उसके लिए एक ये था, एक अप्रूवल हासिल करने का। और फिर मेरे मिजाज में ख़ास तौर से ये एक चीज़, एक ग्रंथि ये है कि मतलब मेरे लिए प्रेज़ हासिल करना, एडमायर किया जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, कुछ अपनी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन ये कि कला की साधना किस लिए की जा रही है, ये कोई मेरा ख्याल है बड़े से बड़ा आदमी भी जो तर्के दुनिया करके बैठा है, जैसे टॉल्स्टॉय ने भी कि उनको कुछ नहीं चाहिए और तारीफ़ नहीं चाहिए, वो एक मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन फिर जब चेखोव और गोर्की उनसे मिलने जाते हैं और उनकी बात करते हैं, वो 90 साल के हैं और दुनिया में जो चाहिए उनको हासिल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद गोर्की ये देख के थोड़ा स्तब्ध रह जाते हैं कि टॉल्स्टॉय को चेखोव से थोड़ी जलन हो रही है। तो मेरा ख्याल है इससे कोई बच नहीं सकता है। कोई भी आदमी जो कला की दुनिया में है या जो परफॉर्मेंस की फील्ड में है, वो ये कह दे कि वो तारीफ़ का मोहताज नहीं है, तारीफ़ के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा मानना मुश्किल है। अच्छा, तो जब आपने तुगलक के सिलसिले में, तो वहाँ तो आप एज ए डायरेक्टर कर रहे थे। जी, डायरेक्टर, एक्टर भी। हाँ, लेकिन अगर एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में से किसी एक को चुने, जो आपका दिल क्या कहता रहा कि एक्टिंग करूँगा या फिर डायरेक्शन में मुझे प्रूव कर पाना है?
हाँ देखिए, उसमें क्या है, जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वैनिटी रह जाती है। सुभाष घई अपनी हर पिक्चर में अपीयर करते थे, या फिर क्या नाम है, अरे मनोज कुमार के अलावा हमारे एक अपने बहुत बड़े जो डायरेक्टर थे, अंग्रेज़ डायरेक्टर थे जो जासूसी और थ्रिलर फिल्में बनाते थे, हिचकॉक, वो अपीयर करते थे। हबीब साहब को एक्टिंग का हमेशा शौक रहा, तो एक्टिंग मेरा ख्याल है करना, डायरेक्टर्स बहुत से होते हैं जिनके लिए एक वैनिटी होती है कि मैं भी एक्टर के तौर पर जाना जाऊँ। तो दिल हमेशा ये रहा है और अभी भी एक अंदर एक वो ललक सी बाकी है कि भाई नहीं, मुझे भी बतौर एक्टर पहचान मिले, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा ये रहा कि नहीं, मुझे बतौर डायरेक्टर ही ज़्यादा काम करना चाहिए। और मेरे साथ जब मैंने थिएटर वगैरह किया तो भी अच्छे एक्टर्स थे, तो इसलिए वो दोनों करना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि मैं डायरेक्टर था, मैं लीड रोल अपने आप को दे सकता था, लेकिन फिर मुझे एक बहुत अच्छा एक्टर मिल गया, बहुत अच्छा साथी, तो फिर मैंने उसके साथ कॉलेज में काम किया। पहला कोई मौका जब आप बतौर एक्टर स्टेज पर थे और वो जो वाइब्स आपको ऑडिटोरियम से या ऑडियंस से मिल रही थी, और वो पहला कोई मौका याद? पहला ही मौका था वो मोहन महर्षि ने जब इडिपस किया तो उन्होंने मुझे टायरेसियस का रोल दिया। टायरेसियस उसमें एक सेंट, एक प्रॉफिट, सूटसेयर है जो इडिपस को बताता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और वॉर्न करता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे पूरे स्टेज में, एक साइड में एक टैगोर की बड़ी सी मूर्ति थी, वो रोज़ बोल बड़ा ही उम्दा एक ओपन एयर थिएटर है, उसको स्टूडेंट्स ने ही बहुत पहले बनाया था, बड़ा तारीखी जगह है, तो वहाँ बड़े पेड़ वेड़ हैं स्टेज के साइड में। तो उन्होंने मुझे टैगोर के स्टैचू के बराबर में कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ और तुमको बिल्कुल स्टिल बैठना है और तुमको हिलना नहीं है। तो ये उसकी मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस कराते थे, क्योंकि मेरा अंधा कैरेक्टर है। तो मैंने इसकी पूरी प्रैक्टिस की थी। तो नाटक हो रहा था, तो बड़े मच्छर भी थे, लेकिन मैं 30 मिनट तक बगैर हिले वहाँ बैठा रहा था। और फिर बाद में लोगों ने को यकीन नहीं हुआ कि मैं था, उनको लगा कोई बम्बई से प्रोफेशनल एक्टर आया था। तो वो काम मैंने किया, वो अच्छा लगा था, लेकिन वो उसमें मेरा उतना दखल नहीं था जितना बतौर डायरेक्टर मोहन महर्षि ने वो काम करवाया हमसे। तो वो था। उसके बाद से फिर एक्टिंग का सच मतलब, हाँ मतलब कोई ऐसा मौका तो मुझे नहीं लगता जिस तरह उसके बाद फिर आया हो। यानी कि दून स्कूल छूटने के बाद फिर सेंट स्टीफेंस में ऐसा मौका नहीं आया? एक्टिंग की मैंने, एक्टिंग की, लेकिन फिर वो उस तरह से नहीं बना कि जैसे लगे कि हाँ साहब बड़ा काम किया, या मुझे खुद लगे या दूसरों को लगे, तो उस तरह से। और तब आप उसके लिए कोई बहुत प्रोएक्टिवली कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि नहीं, तब तक दून स्कूल, सेंट स्टीफेंस आने के बाद तक ये थोड़ा क्लियर हो गया था कि डायरेक्शन मेरा मैदान ज़्यादा है। तो अगर मुझे कहीं जाना है तो डायरेक्शन की राह में जाना है, और बतौर एक्टर उतना करना या उतने ललक या वो करने का शौक़ भी मुझे नहीं था। आप देखिएगा कि मैं आपके एक्टर वाले पहलू पर बहुत देर तक रुका इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आखिरकार जब दास्तान का सिलसिला आएगा तो वो आपके अंदर के उस एक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल। तो आपने एज अ डायरेक्टर भी कुछ सेंट स्टीफेंस में ट्राई किया? हाँ, मैंने किया। सेंट स्टीफेंस में मैंने बाकायदा शेक्सपियर सोसाइटी वहाँ होती थी, हिंदी की अलग थी, अंग्रेज़ी की अलग थी। तो मैं दून स्कूल से भी मैं हिंदी वाला था एक तरह से, उर्दू वाला हिंदी वाला। तो वहाँ भी मैंने नाटक किए पहले साल में, फिर दूसरे साल हमने महाभोज किया, फिर तुगलक दोबारा मैंने वहाँ किया और बड़े पैमाने पर। तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत मज़ा आया। हमारा पूरा एक ग्रुप था, उसमें एक साथी जो मेरा बहुत ही अजीज़ी दोस्त था वो चल बसा, लेकिन उसके साथ हमने नाटक किए, सोचा आगे मतलब हमने किया। और उस ज़माने में, और आज भी शायद किरोड़ीमल कॉलेज सीरियस नाटक के लिए जाना जाता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुगलक के बाद किसी ने मुझे एक नोट भेजा किरोड़ीमल कॉलेज से, प्लेयर्स सोसाइटी से, कि हम लोग अपना बड़ा दम भरते हैं, लेकिन तुगलक देख के हमारी आंखें खुल गईं। तो वो मैंने बचा के रखा हुआ है कि जब मैं एक किरोड़ीमल टाइप के लोगों से आइंदा कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई ऐसा नहीं है, कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। अच्छा, तो सेंट स्टीफेंस में ये जो नाटकों का सिलसिला फिर अचानक रुक गया, जाहिर है कि जब आप ऑक्सफोर्ड चले गए तो। और फिर ऑक्सफोर्ड में भी आपने कुछ एक्टिंग? मैंने किया थोड़ा सा, मगर वहाँ पे ईमान की बात यह है कि वहाँ स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, और दूसरे ये कि ये सब काम करने के लिए एक कम्युनिटी चाहिए। तो अब मैं जिन तरह के नाटकों को मैं यहाँ से करके गया था, गिरीश कर्नाड हों या जिस तरह के हों, हिंदी मेरा बैकग्राउंड था, इंग्लिश थिएटर मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो वहाँ जिस तरह के नाटक हो रहे थे या किए जा रहे थे वो संसार मेरे लिए थोड़ा सा नया था। और फिर वहाँ जाके वहाँ एडजस्ट करने का जो प्रोसेस था जज्बाती तौर पर, वो अलग प्रोसेस था। तो मैंने कोशिश की, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे नाटक देखने पे इक्तफ़ा किया, वहाँ काम मैंने उतना नहीं किया। वहाँ मैंने हिस्ट्री बड़ी संजीदगी से पढ़ी, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि स्टूडेंट होने का मतलब होता है, तालिब इल्म होने का मतलब होता है कि तालिब इल्म लाइब्रेरी में जाके बैठता है और सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे लाइब्रेरी से निकलता है। हम लोगों के यहाँ कॉलेज का तसव्वुर है कि आपने जो है वो 2 घंटे क्लास कर ली, कॉलेज ख़त्म। तो मैंने तो ऑक्सफोर्ड में लेक्चर शायद ही कोई अटेंड किया, क्योंकि वहाँ एक ट्यूटोरियल सिस्टम होता था, लेकिन वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि भाई इसका मतलब ये है कि आप बैठ जाएं और पढ़ें,
और हमको ट्यूटर हफ्ते में एक बार मिलता था और 20-25 किताबों की लिस्ट दे देता था और उस पर हम एक ऐसे लिखते थे और जाके अगले हफ्ते उसको दिखाते थे। तो बहुत संजीदगी से मैंने वहाँ पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठ के 2-3 साल बहुत जम के। ऐसी पढ़ाई फिर उसके बाद नहीं की मैंने। तो मेरा फोकस ऑक्सफोर्ड में उस पर रहा। फिर ऑक्सफोर्ड जब मैंने ख़त्म किया 96 में, तो मैं हिंदुस्तान आया। तो फिर अपनी मंडली जो थी कॉलेज के लोगों के साथ मैंने कहा यार हिस्ट्री में उतना दिल नहीं लग रहा, थोड़ा नाटक वाटक करते हैं। तो हमने एक नाटक किया। उसके पहले भी हमने पिछले साल मैं ऑक्सफोर्ड से जब हिंदुस्तान आया था गर्मी की छुट्टियों में, हमने एक नाटक किया था एवं इंद्रजीत, और उसमें और कुछ साथी थे, अश्विन कुमार बाद में बड़ा डायरेक्टर बन गया। तो वो अंग्रेज़ी में किया था। तो उस पर केवल अरोड़ा ने हमको रिव्यू दिया था कि इन्होंने नाटक देख के ये बात सामने आती है कि एवं इंद्रजीत किस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद से अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी होता तो फिर थिएटर में नहीं जाता, लेकिन हमको कीड़ा था। तो अगले साल फिर मैंने नाटक किया, चेखोव की स्टोरीज़ उठाई, उनको अडेप्ट किया। जिसके पास जाते थे, पीयूष मिश्रा के पास या जिसके पास भी गए, वो तो पता चलता अरे वो तो रंजीत कपूर पहले ही कर चुके हैं। हमें भी पता था रंजीत कपूर चेखोव की दुनिया कर चुके हैं और दिल्ली में मशहूर नाटक था, लेकिन वो हरफ़े आखिर तो नहीं हो सकता था क्योंकि हम अपना खुद तर्जुमा कर रहे थे। तो वो भी किया, वो भी चला थोड़ा बहुत। तो उस वक्त ये लगा कि यार इसी लाइन में जाना है, यही लाइन है, इसी में जाना है। और तो मैं कैम्ब्रिज जाने वाला था, मैंने कैम्ब्रिज को गुड बाय कहा और दिल्ली में रह के थिएटर करेंगे, अब यही मेरी लाइन है। तो वो अब दिल्ली में रह के थिएटर करना हमने माना, दिल्ली में रहें पे खाएंगे क्या, जो मिर्ज़ा गालिब कह गए हैं। तो वो सिलसिला चला नहीं कुछ दिन तक। तो फिर मैंने कहा यार साहब अब क्या किया जाए। तो मैंने कुछ दिन ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाया। अब ये भी था कि यार वैसे तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कि बड़ा साहब ऑक्सफोर्ड, बहुत शोर सुनते थे कि ऑक्सफोर्ड गए हैं साहिबजादे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन साहब कमाने खाने के नाम पे ज़ीरो। अब ब्रिटिश स्कूल में नौकरी की मैंने, तो कुछ दिन तो वो चली, फिर मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। क्या पढ़ा रहे थे? हिस्ट्री पढ़ा रहा था। वो भी मैं ऐसे ही मतलब मैंने जाके अपना CV डाल दिया था। उन्होंने प्रिंसिपल, वो बहुत नेक खातून थी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी क्योंकि जो हिस्ट्री पढ़ाने वाली थी वो उन दिनों उनको वो उन्होंने कंसीव किया था, तो उनको औलाद होने वाली थी, वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ एक्शन थी। तो उन्होंने मुझे 6-8 महीने की नौकरी दी थी। मैंने 1 महीने में ही उनको धोखा दे के मैं वहाँ से निकल गया और मैंने कहा चलो बम्बई। तो बम्बई पहुँच गया मैं। तो ये भी बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था उस वक्त, क्योंकि ये वक्त था 97 का, जब हम लोग भी ज़ाहिर सी बात है सबकी तरह इन्हीं नसीरुद्दीन शाह को और श्याम बेनेगल को और केतन मेहता को और गोविंद निहलानी को, सईद मिर्ज़ा को, इन्हीं लोगों को देखकर बड़े हुए थे। इन्हीं की वजह से सिनेमा की हमें समझ थी। हालांकि अमिताभ बच्चन वगैरह सब हमको पसंद थे, लेकिन इन लोगों की तरह बनना था। तो मैं उस ज़माने में मैंने सबके दफ्तर में गया। मैं मतलब बिल्कुल ही मतलब जिसको कहता है ना धक्के खाना और बस में चलना। और मैं वो सिर्फ इसलिए कर पाया कि मेरा छोटा भाई की पहली नौकरी लगी थी बम्बई में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड नाम की कंपनी थी। 5,000 रुपये उसको तनख्वाह मिलती थी, 1,700 रुपये वो देता था फ्लैट का रेंट, अपने एक और दोस्त के साथ शेयर करता था। 1,300 रुपये उसके बस के आने जाने में जाते थे। 1,000 रुपये जो उसके थे खाने के लिए, उसमें मैं थोड़ा उसके साथ शेयर करता था। और कुछ मेरा जो दोस्त था दिल्ली का, वो मुझे सपोर्ट करता था। और थोड़ा बहुत मैंने काम से वहाँ कुछ पैसे कमाए। तो वो ज़माना मैंने काफ़ी मतलब मेहनत की। ये कौन सा साल? 1997 का पहला हाफ। मैं सईद साहब के पास गया, सईद साहब से अच्छी मुलाकातें रहीं। उन्होंने मुझसे कहा, उस ज़माने में 50वां साल था इंडिपेंडेंस का, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे आजमाने के लिए कहा कि तुम चलो, मैं तुमको प्रोडक्शन का काम देता हूँ, तुमको you'll have to do all the shit work। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा यार अपन किसी के सामने हाथ वाथ तो फैला नहीं सकते, प्रोडक्शन का काम होगा नहीं। तो वो मैंने खैर बात कहा। और गोविंद निहलानी ने वो फिल्म बना रहे थे 1084 की माँ। तो उन्होंने मुझसे कहा यार ये नहीं, तुम रिसर्च का काम कुछ कर दो मेरे लिए, मैं बोस पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो जो हाथ मिल रहा है। और थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की। फिर मैंने उनसे कहा अब रिसर्च जब आप बोस पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सामने खुल रहा है। तो मुझे भी ये था, एहसास तो था कि भाई स्क्रीन पे तो मैं ही लिख सकता हूँ, साला रिसर्च करके देने की क्या ज़रूरत है। तो मगर उस ज़माने में काफ़ी मतलब नाटक भी किए। फिरोज़ अब्बास खान जो बाद में हो गए, फिरोज़ खान के साथ किया, अली खान के साथ नाटक किए, केतन मेहता के दफ्तर, बहुत सारे तमाम लोगों जिनसे मैं मिलना चाहता था, काम करना चाहता था, उनको मैंने दस्तक दी, उन तक पहुंचा। और इस बात पे मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने ये काम किया। लेकिन 6-8 महीने सहारा का ऑफिस होता था गोरेगांव में, तो वहाँ मैं रिसर्च करने जाता था, क्योंकि वो सहारा वाले फ़ंड कर रहे थे बोस की पिक्चर उस वक्त, जो बाद में श्याम बाबू ने बनाई। श्याम बाबू के दफ्तर मैं बहुत गया उस ज़माने में। उनका दफ्तर साउथ बॉम्बे में होता था। तो
बहुत हमेशा बहुत प्यार से मिले, बहुत अच्छे से मिले। वो दफ्तर में बैठे अक्सर किताब पढ़ रहे होते थे, तो मेरी उनसे गुफ्तगू भी हो जाती थी। मैं बाहर से पर्चा भेजता था फलाना अपनी कॉलेज की डिग्री का, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम FTII चले जाओ। अब मैंने सोचा यार इस उम्र पे मैं 2-3 साल साला FTII कहाँ खपाऊंगा, और फिर बड़े दिन तक मैं सोचता रहा। फिर मैंने कहा हटाओ साला चलते हैं वापस। कैम्ब्रिज में मेरा 1 साल की फंडिंग बची थी, मैं चला गया कैम्ब्रिज वापस। तो फिर ये हुआ कि साला इस दुनिया को तो खैर बात कह दिया। फिर कैम्ब्रिज जाने के 2 महीने बाद मुझे लगा यार ये तो बेकार है साला, यहाँ PhD HD कहाँ करेंगे यार, इससे तो अच्छा चलो कुछ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे, तब ट्रेनिंग करके तब हम हासिल होंगे। उस वक्त मैंने सोचा कि अब चलते हैं अमेरिका और वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि मैं अनट्रेन्ड हूँ। तो मैंने अप्लाई किया, उस ज़माने में MFA प्रोग्राम्स होते हैं एक्टिंग के लिए। तो मैंने अमेरिका में सब जगह अप्लाई किया, GRE दी, उसके लिए तैयारी की, और फिर मैं पहली बार ज़िंदगी में अमेरिका गया और वहाँ न्यूयॉर्क में एम्स्टर्डम एवेन्यू में एक यूथ हॉस्टल में रहा। ये सब 97 में ही हो रहा ये सब जब मैं कैम्ब्रिज वापस आ गया, ये सब 97 में 97-98 में मैं कैम्ब्रिज में था, ये उस दौरान हो रहा है। तो मैंने कहा कि अब मैं वहाँ गया तो मैंने जितने भी मतलब टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स हैं, अब वहाँ साला मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार कि वो साला वो न्यूयॉर्क ऐसे ऐसे बना हुआ है। उन्होंने कहा ये, मैं कहा 133 पे हूँ मैं, और ये 129 पे है, तो चलते हैं पैदल। तो मैं पता चला मैं साला चलता 1.5 घंटे चल रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा है। बहरहाल वहाँ मैंने टिश स्कूल में ऑडिशन दिया, येल वालों को ऑडिशन दिया मैंने, कोलंबिया में ऑडिशन दिया। कोलंबिया में बड़ा अच्छा ऑडिशन हुआ मेरा। वहाँ पे एक पोलिश आदमी डायरेक्टर था, तो उसने मुझसे कहा कि एक तुम क्या नाम है, मैंने उसको सुनाना शुरू किया। तो मैंने ऑडिशन के लिए मैं अंधा युग का एक पोर्शन ले गया था, तो मैंने अंधा युग का एक सुनाया। मैंने उससे पहले कहा बड़ी शान से महाभारत से है। उसने कहा हाँ हमको भी पता है थोड़ा बहुत महाभारत के बारे में। तो उसने कहा तुम गाना गाओ। तो मैंने गाना गाया, मुझे गाना वाना तो आता नहीं था। तो उसने कहा कि ये जितने लोग यहाँ पे हैं ऑडिशन देने के लिए 40-42 लोग थे, इन सब लोगों को तुम ये गाना गवाओ। तो मैंने एक एक पास जाके वो गाना गवाया, फिर डांस कराया। तो मेरा ख्याल है उसको मेरी एनर्जी शायद पसंद आई। उसने कहा एडमिशन हम तुमको दे रहे हैं, अब तुम जो है वो अपनी फंडिंग का देख लो। तो कोलंबिया के पास MFA के लिए फंडिंग नहीं थी, तो नाचार मेरा एडमिशन वहाँ हुआ नहीं। और फिर यही सवाल था, अब MPhil है तो अब PhD है, तो मैंने कहा PhD में एडमिशन लेते हैं। PhD में एडमिशन मैंने ले लिया। तो जब ज्वाइन करने का वक्त आया तो मैंने कहा यार PhD वगैरह नहीं होगी अपन से, चलो साला इसी लाइन में जाना है तो चलो। अब दोबारा बम्बई जाएं तो कैसे जाएं और घर वालों को क्या बताएं। तो मैंने कहा बीच का एक रास्ता है, NDTV चलते हैं। हर सेंट स्टीफेंस से हर आदमी जो है वो जमुना पार करके सीधे सेंट स्टीफेंस वहाँ NDTV पहुँचता था। तो वहाँ 1 साल काम किया, थोड़ा झक मारी, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो वहाँ हुई, वहाँ वो अनुषा से मुलाकात हुई, और उसके लिए मैं NDTV का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। और काम क्या करना था NDTV? रिपोर्टर था मैं, रिपोर्टर था, तो रिपोर्टिंग वगैरह की। हाँ, तो मैं उसको वो मतलब मैं NDTV का एहसानमंद रहूँगा, मगर पता नहीं अनुषा का क्या उसके बारे में ख्याल होगा। लेकिन हाँ, तो उनसे मुलाकात हुई, फिर NDTV में 1 साल किया। फिर मतलब मैं यही सोच के ही आया था कि इसको एक बेस बना के, जैसे और लोग करते हैं, जैसे हमारे कुछ साथियों ने किया भी, कि वहाँ से उन्होंने जान पहचान कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाए और फिर वो ट्रांजिशन कर गए। तो मालूम ये हुआ कि यार वो भी अपने बस की बात है नहीं कि कॉन्टैक्ट्स बनाएं और उस तरह से काम करें, तो कूदना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा बम्बई गया नौकरी छोड़ के, और माँ बाप को तीसरी चौथी बार ना उम्मीद करके। NDTV में कितना टाइम रहे आप? मैं रहा 1.25 साल। मैंने NDTV में अपनी नौकरी वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद बाज़ाब्ता नौकरी थी, उसको मैं थोड़ा उसको सप्रेस करके चलता हूँ, लेकिन अब आपने पूछा तो वहाँ मैं छोड़ के मैं बम्बई चला गया। करना मुझे ये चाहिए था कि मैं NDTV से बम्बई ट्रांसफ़र ले लेता और वहाँ कुछ करता या कुछ करता रहता, जैसा मुझसे कहा भी NDTV मेरे कुछ भाई खाओं ने कि ऐसे मत करो, वहाँ कुछ अपना स्ट्रिंगर का काम करते रहो, थोड़े बहुत पैसे कमाते रहो, कॉन्ट्रैक्ट में रहो। तो वो अपन से हुआ नहीं, मतलब मिजाज उस तरह का था नहीं। तो वहाँ फिर 2 साल फिर झक मारा, कुछ नाटक किया, अतुल कुमार के साथ कुछ काम किया, बहुत अच्छा लगा, तजुर्बा रहा, कुछ लिखा। फिर वहाँ से पहली बार ज़िंदगी में मैंने कुछ लिखने का सिलसिला शुरू किया अखबारों में। तो वो हुआ। फिर 2002 में ये अनुषा और मेरी शादी हुई, क्योंकि 2000 में जब मैं मिला था तो ये था कि भाई अब आगे क्या करना है। तो 2002 में शादी, उस वक्त शादी के लिए जाहिर सी बात मैं तैयार नहीं था, लेकिन अनुषा को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, तो यही एक रास्ता था। तो हम, अनुषा ने भी उस वक्त, अनुषा नौकरी में थी, तो फिर हम लोग का इत्तेफाक से फिर दिल्ली में कुछ ऐसे हालात हुए कि बम्बई छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। तो उसके बाद से मतलब फिर ये था कि ये सिलसिला तो ख़त्म हुआ, अब कुछ और करना है। तो नौकरी बस में नहीं है और कोई वो है नहीं विरासत, तो करें तो क्या करें। तो फिर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना ये सब सिलसिला शुरू हुआ, और उस माहौल में फिर ये दास्तान गोई का सफ़र शुरू हुआ कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद।
अच्छा, आप देखिएगा कि ये जो यहाँ वहाँ बार बार बम्बई जा रहे हैं, हाँ, वो तो खैर वो समझा जा और सकता है। वो भी इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे हुआ वो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, लेकिन ये सब करते हुए म्यूज़िक को लेकर, विजुअल आर्ट को लेकर, या जो दूसरी जो पैरेलल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, वो सब चीज़ें आपकी दुनिया में कैसे आ रही थी? क्योंकि आखिरकार वो सब मिलकर आपको बनाती हैं बात। हाँ, एनडीटीवी में थे तो ये तो पता था भाई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनाना तो उस वक्त समझ में आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर एक आध छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह भी बनाई। अदब से दिलचस्पी थी मुझे शुरू से, थिएटर में कर रहा था। तो ये था कि भाई उस वक्त जैसे वो PSBT हुआ करता था तो उसमें डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग के लिए अप्लाई किया। फिर ये सिलसिले आके फिर तो मतलब ये था कि इस तरह के फ्रीलांसिंग कर रहे थे, जैसा मैं उस वक्त कहता था मोर फ्री देन लांसिंग। लेकिन ये था कि भाई ये करना है। राजीव मेनन कोई फिल्म बनाना चाहते थे, उन्होंने बुलाया तो वहाँ उनसे मिलने गया। तो ये था कि इस तरह के मैदान में जाना है, लेकिन वो क्या शेप लेगा ये उस वक्त क्लियर नहीं था। तो इत्तेफाक के नहीं, मतलब बड़े इत्तेफाक भी नहीं कह सकते, क्योंकि शम्स रहमान, मैं वैसे अदब का आदमी तो नहीं था। ये मुझे शुरू से ये भी पता था कि लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है या अफसाने लिखना, अफसाने जवानी में मैंने कुछ लिखे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनका ये मेयार नहीं है। तो अदब भी मेरा मैदान नहीं था। लेकिन फारूकी साहब की चीज़ें मैं पढ़ता था बहुत शौक़ से हमेशा। कुछ उनका तहरीर था, कुछ अपने बचपन से शगफ़ था, कुछ उनको आइडल मान के चलना था। तो ये किताब मैंने पढ़ी, ये किताब मैंने 2000 के आसपास पढ़ी, मतलब, और मुझे बहुत मुतासिर किया उनकी किताब ने। जब उनकी दास्तान गोई पे उनकी किताब आई थी तो मैं उसका साहिरी शाही साहिब क़िरानी, बहुत ही लाजवाब, बहुत नॉन फिक्शन पे ऐसी किताबें मैंने कम पढ़ी हैं। तो ये था कि यार साहब इतना बड़ा ख़जाना है, इस पर कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने का मन उस वक्त ये था कि भाई इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए ताकि दुनिया के सामने लाया जाए। तो यही उस वक्त था। ये भी एक चंद उन कामों में से एक काम था जो आदमी सोच रहा था, जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, यहाँ से फंडिंग ली जाए, ये किया जाए, फ़लाने से मिला जाए। तो मगर उस वक्त ये कि बाज़ाब्ता थिएटर में या सिनेमा में कोई काम करने के ना कोई प्लानिंग थी ना तदबीर थी। तो बस इत्तेफाक से उन्हीं दिनों जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी मेरी सराय में, हम लोग साथ में एक फ़ेलोशिप लेके वहाँ गए थे। और बड़ा ही उम्दा वो इदारा था सराय, बड़ी अच्छी जगह थी दिल्ली में CSDS के साथ, बहुत ही उम्दा जगह, बहुत अच्छे ख़यालात, इंटेलेक्चुअली, आर्टिस्टिकली, कल्चर, लिटरेरी कल्चर, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे था। तो वो बड़ा, सराय ने बड़ी अच्छी कम्युनिटी कायम की थी। तो उस कम्युनिटी से जब मैं जुड़ा और उस कम्युनिटी ने जब बातों पे मेरी अहमियत देनी शुरू की, तो मुझे एक तरह का एक ऑडियंस मिली, एक पब्लिक मिली जिसे कहते हैं। तो वो पब्लिक से ने जब दास्तानों पे मैंने शुरू किया लिखना, पढ़ना, जब मैंने दास्तानें पढ़नी शुरू की पहली बार, तिलिस्म होशरुबा पढ़ी मैंने, तो मेरे मतलब पहले तो फारूकी साहब की किताब पढ़ के मेरे 14 तबक रोशन हुए थे। और फिर जब मैंने तिलिस्म होशरुबा पहली बार पढ़ी तो वाकई मेरा मतलब फ्यूज़ उड़ गया। मैंने कहा यार ये तो कमाल है। तो मतलब क्या इसमें डायलॉग बाजी है, क्या इसमें प्लॉट है, क्या इसमें सस्पेंस है, क्या इसमें इधर का उधर है। वो साला क्या ना मनमोहन देसाई इसका मुकाबला कर सकता, ना इब्ने सफ़ी कर सकता, ना कोई हमारा मॉडर्न लिखने वाला कर सकता। तो जिस चीज़ में ये हो कि बड़ा लिटरेरी वैल्यू है और जिसमें इब्ने सफ़ी भी हैं और जिसमें मनमोहन देसाई भी हैं और वो सब एक हाई क्लास पैकेज में है, तो जाहिर सी बात है मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको देख के चकाचौंध ना हो। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये चीज़ तो आनी चाहिए स्टेज पे। तो वो किस तरह से आएगी ये उस वक्त खुला नहीं था मामला। मगर सराय ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि इस मटेरियल में बहुत दम है, और बड़े अब्बू फारूकी साहब तो थे ही। तो उस ज़माने में मैं लोगों से मिलता जुलता रहता था। तो हमारे एक रफ़ीक थे, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त प्रशांतु के फादर PC सेन साहब IIC के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा इस पर तुम एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे दो IIC में। तो उसके बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया और फारूकी साहब से गुफ्तगू हुई, तो फिर ये मुझे लगा कि इसको जो है ये दास्तान जो मैंने पढ़ी इसका एक हिस्सा पेश करते हैं। अब वो पेश कैसे किया जाए, तो फिर ये मैंने कहा कि यार पहले तो पढ़ा एक आदमी सुनाता था। मैंने कहा एक आदमी सुनाने का, हमारे यहाँ जिस तरह से हम हैं उससे बेहतर है 2 आदमी सुनाएं। और फारूकी साहब ने भी इसको पसंद किया। तो हिमांशु त्यागी मेरे पुराने दोस्त थे, पापी दून स्कूल में भी मेरे साथ थे, हमने वहाँ भी थिएटर किया था। फिर वो कॉलेज में थे, हिंदू कॉलेज में आमना सामना रहता था, तो वो भी दिल्ली में थे। वो हबीब साहब के साथ काम करते थे और इनके के साथ काम कर सकते थे। मेरे मुकाबले में थिएटर का उनको कहीं ज़्यादा एक्सपोजर था और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम कर रखा था। तो उनसे मैंने जब कहा तो वो खुशी से तैयार हुए। तो फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया दास्तानें, और फारूकी साहब
की मदद से चुना कि इसको सुनाएंगे और फ़ारूक़ी साहब लेक्चर देंगे, और मौके को और मुअक्कर बनाने के लिए विलियम डालरिम्पल का भी सहारा लिया जाए, जिनके साथ मैं उन दिनों काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो एक पैकेज तैयार हुआ। तो उसमें फिर जब हम तैयार कर रहे थे शो, जब हम उसको कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मुझे ये इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी, और ये चीज़ जो है वो इससे मुझे मतलब अब वो दास्तान गोई ऐसी चीज़ है कि बतौर एक्टर जो भी कर रहा है वो लीड रोल में है, क्योंकि आप ही आप हैं और तो कोई है नहीं। तो आपकी एक्टिंग करने की जो हसरत है वो भी निकल रही है, सुनाने की हसरत है वो भी निकल रही है। अच्छा, बोलने का जो मेरा है वो मुझे सब विरासत में मिल रहा है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो उनका जो बोलने का जो लहजा है, जो उनकी क्लैरिटी है, जो टोनालिटी है, जो उनका इनंसिएशन है, वो बहुत ही गैर मामूली है, और वो मुझे कुछ उनसे वरसे में मिला। तो ये बोलने का ही फ़न है। तो ये चीज़ें साथ में जमा हुई। फिर इसमें रिसर्च करने का उनसुर था, इसमें लिखने का उनसुर था, इसमें अदबी हमारी विरासत को खंगालने का उनसुर था। तो पहला शो हमने किया, वो बड़ा हाथों हाथ लिया गया, और फिर उसके बाद से रास्ते दरवाजे खुलने लगे अपने आप। अब चूँकि हम लोग दास्तान की दुनिया में पहुंच गए हैं, और हमारे वो देखने वाले जिन्होंने दास्तान गोई का फ़न बाकायदा देखा नहीं है, वो शायद ये समझते होंगे कि दास्तान का मतलब किसी लिखी हुई कहानी को सुना देना है। मतलब है वो ओरल आर्ट, लेकिन हमको बताइए कि ये कैसे अलग है, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे तक ये सोचता रहा कि स्टोरी टेलिंग तो हमारी हिंदुस्तान जन्नत निशान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, अब ये फ्रेज़ हिंदुस्तान जन्नत निशान ये था, ये 18वीं सदी में लोग लिखते थे, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं था। ये अगर मैंने तारीख़ ना पढ़ी होती तो मुझे ये फ्रेज़ ना हासिल हुआ होता, और ये फ्रेज़ हासिल हो के फिर इसको स्टेज से पहुँचा के और तमतराक से कहना, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं जिनसे आप गुजरे हैं। तो हाँ, आप सवाल कर रहे थे। तो मैं यही कह रहा था कि जो लोग इस आर्ट को आप और आपके साथियों के साथ देख नहीं चुके हैं, वो ये प्रेडोमिनेंटली सोचते हैं कि ये कोई लिखी हुई कहानी या याद कर ली गई कोई कहानी जिसका कोई स्टार्ट मिड एंड है, वो चीज़ होगी। और हमारे यहाँ तो ओरल ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, लेकिन रिसर्च के दौरान और फिर परफॉर्मेंस देखने के बाद ये अंदाज़ा लगता है कि ये लिखी हुई चीज़ से बिल्कुल अलग है। दास्तान गोई है क्या, हमको बताइए। तो दास्तान गोई दास्तानें सुनाने का फ़न है, और दास्तानें जो कदीम लोग सुनाते थे वो एक मखसूस तरह की दास्तान सुनाते थे। वो दास्तान सुनाते थे, दास्तान हज़रत अमीर हमज़ा और उनके कारनामों की दास्तान सुनाते थे। अब हज़रत अमीर हमज़ा की दास्तान वो क्यों सुनाते थे, ये सिलसिला पुराना है, क्योंकि वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सदी में अमीर हमज़ा की दास्तानें लोग सुनाने लगे। वो अमीर हमज़ा कौन थे? एक अमीर हमज़ा हुजूर पाक मोहम्मद साहब के चचा थे, या ये वही अमीर हमज़ा हैं, या कोई और अमीर हमज़ा थे? तो वो कन्फ्यूजन था, लेकिन बहरहाल उनकी दास्तानें लोग सुनाने लगे। अरब में, फिर फ़ारसी में आए, फिर हिंदुस्तान में आया, तो ये रिवाज बन गया कि दास्तान गोई लोग अमीर हमज़ा की दास्तानें सुनाते थे। और भी दास्तानें सुनाई गई, लेकिन सबसे ज़्यादा मकबूल अमीर हमज़ा की दास्तान हुई, और फिर ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था। तो एक तो ये फ़न था जो फ़ारूक़ी साहब ने रिसर्च करके हमारे सामने दोबारा पेश किया कि ये दास्तान गो थे, दास्तान कैसे सुनाते थे, ख़ुद सुनाते बनाते थे। अब वो दास्तान आप पढ़िए तो बड़े हाई क्वालिटी की चीज़ है। किसी के अंदर अगर इतना फ़न है कि वो बोलते बोलते ऐसी ज़बान बोलने लगे कि जो शेक्सपियर लिख गया है, या जो मीर अनीस या मिर्ज़ा गालिब या मीर लिख गए हैं, तो वो किस कमाल का फ़नकार होगा कि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहा है ऐसी ज़बान और ख़ुद सुना रहा है। तो उसके यहाँ परफॉर्मेंस और लिटरेचर का जो फ्यूजन है वो बड़ा यूनिक फ्यूजन है। हमारे यहाँ जो स्टोरी टेलिंग की रिवायतें हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान जन्नत निशान में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह की हैं, मुतनव्वे हैं बहुत तरह की, लेकिन उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ म्यूज़िक से है। वो या तो जैसे फड़ हैं, या फिर जो उड़ीसा में है, बंगाल में हैं, वो सब म्यूज़िक गा के सुनाते हैं। ये सिर्फ रेसिटेशन का फ़न है, तो इसमें सिर्फ आप रेसिटेशन से लोगों को मबहूत करते हैं। जाहिर सी बात है फ़न इसलिए पनपा क्योंकि हमारी एक ज़बानी रिवायत थी, हमारे यहाँ शायरी भी सुनाई जाने की चीज़ थी, शायरी बाआवाज़ बुलंद सुनाई जाती थी, मरसिए पढ़े जाते थे, उसी ज़मीन से ये फ़न उपजा। अब ये दास्तान गो जो थे, अमीर हमज़ा की दास्तानें, उसकी अपनी एक रिवायत थी, अपने लवाजिमात थे, वो बहुत ही वसी व अरीज़ दुनिया थी। क्योंकि दास्तानें जब इतनी मकबूल थीं तभी ये ज़माने के सबसे बड़े पब्लिशर नवल किशोर को लगा होगा, और वो भी बड़े कमाल के आदमी थे
कि उनका जो है वो पब्लिशिंग एम्पायर पंजाब से लेके बंगाल तक फैला हुआ था। संस्कृत में चीज़ें छाप रहे हैं, फ़ारसी में, अरबी में, और बहुत सारी चीज़ें फ़ारसी और अरबी लिटरेचर की पहली बार हिंदुस्तान में छपी। अलिफ लैला हिंदुस्तान में छपती है, लैला मजनू हिंदुस्तान में छपती, वो अलग ही कहानी है। तो उनको लगा कि इसमें कमर्शियल पोटेंशियल है, तो उन्होंने वहाँ के जो बड़े दास्तान गो थे उनको जमा किया, उनसे लिखवा के छपवाना शुरू किया, और वो छपते लगे। अब देखिए कि वो ज़माने में वो इतना बड़ा पब्लिक नहीं थी जितनी बड़ी आज है, लेकिन वो इतनी मकबूल हुई कि 46 जिल्दें छपी उसकी। तो इतनी बड़ी दास्तान ओरल उससे उपज जिन्होंने की थी, जैसे म्यूज़िक पे कहते हैं ना उपज की थी, उन्होंने उपजी अपनी जहन से इख्तिरा किया, क्योंकि अरबी फ़ारसी में किसी दुनिया में नहीं मिलती हैं ये दास्तानें। उन्होंने उर्दू में इसको बनाया, फिर ये फैला, फिर इतना छपा, लेकिन ये सिलसिला सब ख़त्म हो गया। तो ये तो एक रिवायती थी दास्तान गोई का सिलसिला, जिसमें दास्तानों को बयान किया जाता है सिर्फ बोलने के फ़न से, इजहार के फ़न से, जिसमें किसी तरह की किसी और इंस्ट्रूमेंट का, किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता है। तो गोया ये थिएटर भी है। अब आप इसको देखिए कि बहुत बड़े हमारे अहद के पिछले 50 सालों के बहुत बड़े थियोरेटिशियन डायरेक्टर ग्रोटोव्स्की, वो क्या कहते हैं कि थिएटर एक एक्टर का ऑडियंस से कम्युनिकेशन है। यानी सिर्फ थिएटर को वो ब्रॉडवे वगैरह की नकल नहीं करनी चाहिए, एक्टर पे लाके महदूद करना चाहिए। दास्तान गोई क्या है, एक दास्तान गो ऑडियंस को दास्तान सुना रहा है। तो उस बहुत ही रिवायती चीज़ और इस बड़ी मॉडर्न सी चीज़ में एक आपस में एक ताल्लुक़ है, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। अब हम लोगों के सामने ला रहे हैं उसको, हम उन लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं जो उर्दू जानते हैं, उन लोगों के सामने भी नहीं ला रहे हैं जिनको दास्तान की दुनिया से जो वाकिफ़ हैं। वो इस तरह से है कि आप किसी को महाभारत सुनाने जाएं, उसको यही नहीं पता हो कि जी पांडव कौन होते हैं, कौरव कौन होते हैं, तो आप उसको अर्जुन और भीम का किस्सा कैसे सुनाएंगे? पहले तो आपको उनको पहले तो 2-4-5 घंटा तो समझाना ही पड़ेगा कि क्या है, तब आप स्टोरी सुना सकेंगे। ये मसला हमारे सामने भी था। तो उसका मैंने फ़ारूक़ी साहब से गुफ्तगू करके 2 तरीक़े निकाले। पहला ये कि आप ऑडियंस के सामने इस तरह से नहीं जाएंगे कि जैसे आप उनसे कुछ मांग रहे हैं कि आप हमको समझ दीजिए या हमको वक्त दीजिए या हमारे साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। हम ऑडियंस के सामने इस तरह जाएंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो वो जो रोब दाब के साथ जाने का होता है, क्योंकि देखिए उर्दू को लेके ये लोग बड़े डिफेंसिव रहते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में जनरली एक एटीट्यूड था कि कोई भी गज़ल वाला गाता है तो वो मतलब बताने लगता है, मुशायरे में शायर मतलब बताने लगता है, हाँ मतलब कव्वाल मतलब बताने लगते हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत सख्त इख्तिलाफ था कि भाई अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप में कमी है, तो हम उसी ज़बान को सुनाएंगे। लेकिन सुनने वाले उस तरह के नहीं हैं, ना उस दुनिया से वाकिफ़ हैं। उसके बावजूद उन दास्तानों का जादू कुछ इस तरह सर चढ़ के बोला, और फ़ारूक़ी साहब की बरकत थी कि पहले 4-5 साल हमने सिर्फ वही दास्तानें सुनाई याद करके, मैंने और मेरी टीम ने, बाद में जो लोग मुझसे शामिल हुए। उस ज़माने में भी लोग ये करते थे, उन दास्तानों को याद करके सुनाते थे। अब हमारे पास देखिए वो हुनर नहीं है कि हम सुनाते सुनाते इम्प्रोवाइज़ करके बनाते चले जाएं, ना हमारे पास वो ज़बान है और ना वो सुनने वालों का मेयार है। तो ऐसे में ज़्यादातर हम लोग भी याद करके ही सुनाते हैं। जब हम इस पहले शो को कंसीव कर रहे थे तो उसके डिज़ाइन पे बड़ी मेहनत की थी अनुषा ने ख़ास तौर से, कि किस तरह का डिज़ाइन हो। तो ये पहला शो हमने कुर्ते पजामे में किया था, लेकिन टोपी लगा के किया था। अब टोपी का मामला मतलब इतना सादा नहीं है। देखिए कुछ लोगों को टोपी वालों से चिढ़ है। अब आप टोपी लगा के सुनाने बैठ रहे हैं, हो सकता है आप उनको पुट ऑफ कर दें। कुछ लोगों को ये तवक्को है कि आप टोपी लगाएंगे तो फिर सिर्फ आप दीन और इस्लाम की बात करेंगे। यहाँ तो टोपी लगा के आप शराब की तारीफ़ कर रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन के और वो पहन के। तो दिखने में आपका गेटअप जो है वो थोड़ा रिवायती है, बातें जो आप कर रहे हैं वो गैर रिवायती हैं। तो इस पर बड़ा सोच समझ के ये तय किया गया था कि इस तरह का होना चाहिए, इसमें डिज़ाइन में सादगी होनी चाहिए, क्योंकि जो दास्तानें आप सुना रहे हैं वो बड़ी पेचीदा, बड़ी रंगारंग हैं, इसलिए इसका एक डिज़ाइन कंसीव किया गया। तो अब उस डिज़ाइन की वजह से क्या हुआ है कि जो भी उस डिज़ाइन को अपना लेता है वो समझता है कि दास्तान वो होगी, क्योंकि टोपी लगा के बैठ गए और सुनने वाले को ये भी नहीं पता कि उर्दू बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल वो अलग बहस है, उस पर मैं बाद में जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये कि शुरू से ही इसको इतनी मकबूलियत मिली और उन दास्तानों का जादू ऐसा सर चढ़ के बोला, और वाकई उसमें इतनी दिलचस्पियाँ थीं, इतना ह्यूमर था, इतनी मॉडर्निटी थी कि वो आज के दौर में भी लोगों को पसंद आई और लोगों ने उनको सराहा और सराही जाएंगी ही आगे तक भी, जब भी वो सुनाई जाएंगी। तो ये तो एक उसका सफ़र का हिस्सा था। लेकिन फिर वापस उसी पे जाता हूँ। एक डेफिनेशन के तौर पर अगर देखें कि दास्तान गोई, जो मैंने शुरू में कहा कि वो लोग जिन्होंने इस फ़न को सामने से देखा नहीं है,
उनको ऐसा लगता है जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन को मेमोराइज करके सुना देना कोई दास्तान गोई है। मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं है। शमसुर रहमान फारूकी साहब इसको बहुत क्लियर कर चुके हैं और आप भी जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि वो कहते हैं कि वो लिखी हुई पहले तो वो लिखी हुई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल। उसमें क्या है, देखिए, तहरीर में हो लुत्फ़ तकरीर का और तकरीर में हो लुत्फ़ तहरीर का, ये मेन बात है। प्रेमचंद जो लिख रहे हैं वो पढ़ने के लिए लिख रहे हैं, उसमें वो ज़बानीपन नहीं है। दास्तान जो लिख रहा है वो सुनाने की चीज़ है, तो उसमें सुनाने का जो हिस्सियात हैं वो उसमें मुज़मर हैं, यानी उसके तह में है, तो वो चीज़ ही अलग है। उसकी जो बनावट है, उसमें जो मेल जोल है, जो जुमलों की साख्त है, जिस तरह से शेर व शायरी का इस्तेमाल है, वो चीज़ ही अलग है। अब ये लेकिन कि लोग याद करके चीज़ें सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, वो दास्तान गोई है नहीं है, क्योंकि देखिए ये बड़ी नई चीज़ है। हम जिसको रिवाइव किया, हमने अभी 15-16 साल हुए हैं। एक नए सिनफ़े सुखन को, पुराना जो दास्तान गो था वो तो अब है नहीं, नई सिनफ़े सुखन को कायम होने में 20-25 साल 30 साल लगते हैं। चूँकि इसका कोई उस्ताद नहीं है, जाए उस्ताद खालिस, इसलिए जो भी करता है वो उस्ताद बन जाता है। और यकीनन मेरे लिए भी इसको करने में ये दिलचस्पी ज़रूर रही होगी कि एकदम करते ही मैं उस्ताद बन जाऊंगा, क्योंकि बाकी तो खाली है। तो इसलिए इसके उसूल, इसके रूल्स तय होने में थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ ऑडियंस समझेगी, लोगों के समझने से आएगा, इसलिए अभी उसमें ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जिसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है कि लफ्ज़ दास्तान कितने ज़बरदस्त तरीक़े से हमारे वापस आया है। लोग दास्तान बॉलीवुड कर रहे हैं, लोग दास्तान पार्टीशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लफ्ज़ दास्तान ने जिस ताकत से और जिस ज़ोर शोर से वापसी हमारे कल्चर में की है, और दास्तान गोई ने भी अपना एक मकाम बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग जो नाटक करते थे वो कुछ भी दास्तान गोई के नाम पे कर रहे हैं, तो वो फ़िलहाल चल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी वो वीट और चैफ क्या है और वो क्या है, वो वक्त धीरे धीरे तय करेगा अपने आप। लेकिन पहली जो चीज़ मैंने पेश की थी इस मॉडर्न अंदाज में, वो थी दास्तान तक़सीम हिंद, पार्टीशन के ऊपर, और वो काफ़ी चली और चल रही है अभी तक। फिर एक और दास्तानों का उनसे सिलसिला निकला, विनायक सेन के केस पे दास्तान शेडेशन हुई, फिर महाभारत और कर्ण और चौबोली विजयदान देथा पे, तो ये सिलसिला दराज है अभी तक। नहीं, अगर क्लासिकी मायनों में देखें, क्योंकि शायद अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में या बयानों में शमसुर रहमान फारूकी साहब ने कहा कि 6th-7th सेंचुरी के आसपास ये आर्ट शुरू हुई होगी, और सबसे ज़्यादा जो हमें थोड़ा देखने को और उसके कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो 1920 अर्ली 20th सेंचुरी तक के मिलते हैं। तो पर्पज़ क्या रहा होगा, अगर इसको ज़रा थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करें कि क्यों सुनाना शुरू किया गया होगा और इतनी सदियों तक कुछ इस पे लोगों ने बहुत इस पे लिखा है। भाई देखिए, दास्तान से आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो बादशाह या हुक्मरान हैं उनको हुक्मरानी के सबक मिलते हैं, जो दोस्त अहबाब हैं उनको अखलाक़ी सबक मिलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो दास्तान से है वो है आप इससे लुत्फ़ उठाते हैं। सबक आपको हासिल होता है या कोई अखलाक़ी सबक हासिल होता है, वो अपनी जगह पे है। दास्तान अमीर हमज़ा की जो दुनिया है वो बहुत वसी है, मतलब 46,000 जिल्दों में फैली हुई है, तो एक तरह का वो अपना पूरा यूनिवर्स है। तो जैसे दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वैसी दास्तान में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हैं। लेकिन दास्तान गो का सामे जो दास्तान सुनता है या दास्तान गो जब दास्तान सुनाता है तो वो आपको अपनी बनाई हुई एक दुनिया में ले जाता है। और सबसे बड़ा कामयाबी यही है कि कोई आपको अपनी बनाई हुई दुनिया में ले जाए और उसमें आप गर्क हो जाएं थोड़ी देर तक। जैसे A.K. रामानुजन ने बड़ा मशहूर किस्सा लिखा है कि एक आदमी था जिसको रामायण से कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो एक दिन बड़ी मुश्किल से उसकी बीवी उसको धक्का दे के ले गई कि सुनो रामायण, रामलीला हो रही, रामलीला सुनो। तो पहली बार उसने ज़िंदगी में सुनी रामायण, उसमें ऐसा गर्क हुआ कि जब हनुमान की अंगूठी गिरी तो वो फ़ौरन वहाँ कूद गया और अंगूठी निकाल के ले आया, साहब कि देखो मैं अंगूठी ले आया हूँ। तो गर्क हो जाने के जो मामला है और अपनी दुनिया से अलग हो जाने का मामला है, ये सबसे पहला उसूल है, सबसे पहली शर्त है कुछ सुनने सुनाने की। तो आप बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें ज़िम्नी हैं, वो जो सेकेंडरी हैं। पोएट को सोशल क्रिटिक होना चाहिए, ये बहुत ही हाल की जिम्मेदारी है 19वीं 20वीं सदी की। कालिदास से कोई कहता कि आपका काम है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करें, तो कालिदास आप पे बजा तौर पे हंसते। या शेक्सपियर से कोई कहता कि अरे आपका काम यह है कि आप ऐसी चीज़ें कहें जिससे समाज बेहतर हो, तो वो पहले ही कर रहा है।
भाई आर्ट और पोएट्री यही तो करती है, एक तरह का तस्किया नफ्स आपको देती है, आपके अपने सेल्फ को और इम्प्रूव करने के लिए। जो कथारसिस जो अरिस्टोटल ने कहा था, उससे ज़्यादा तवक्को की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा तवक्को तो फिर आर्टिस्ट पर स्टेट के साथ मिल जाए और जो रूलिंग क्लास है उसका प्रोपेगेंडा करने लगेगा, जो हुआ हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट ने किया, राइटिस्ट ने किया। तो सुनाने का जो सवाल है वो किस लिए सिलसिला शुरू हुआ, वो इसलिए नहीं कि दिल बहलाने के लिए कि हम बहुत थक गए हैं, तफरीह के लिए। म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक से क्या लोगों को हासिल होता है, पेंटिंग से लोगों को क्या हासिल होता है, किसी चीज़ से लोगों की भूख नहीं मरती, जीडीपी नहीं बढ़ता और देश अच्छा नहीं हो जाता। लेकिन ये सब चीज़ें नागुज़ीर हैं इंसान के लिए, इंसान के इजहार के, शख्सियत के इजहार के लिए ज़रूरी हैं, और इसलिए इंसान इनका दामन पकड़ता है। तो फिर ये कथा सरित सागर, पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कहानियाँ, आल्हा उदल, मरसियों, राम कथा, इन सब से कैसे अलग कैसे? नहीं, ये सब सिलसिले हैं, लेकिन इन सब को ऐसा नहीं है कि कथा सरित सागर को सुनाने की एक कोई मखसूस अंदाज रहा हो उसको पेश करने का। दास्तान एक मखसूस अंदाज है पेशकश का, एक तरीक़े से आदमी बैठता है, एक तरीक़े से आदमी सुनाता है, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है। आल्हा उदल गाया जाता है, दास्तान गाई नहीं जाती, मगर आल्हा उदल को पेश करने का एक बना बनाया तरीक़ा है। कथावाचन एक बना बनाया तरीक़ा है। रामलीला, रामायण को पेश करने का एक तरीक़ा है। कथा सरित सागर और पंचतंत्र को पेश करने का ऐसा कोई बना बनाया तरीक़ा नहीं है। तो दास्तान गोई इसलिए उनसे मुमताज़ है, मुमय्यज़ है, क्योंकि दास्तान गोई सुनाने का एक तरीक़ा है जो और तरीक़ों से अलग है, जिसमें आदमी खड़ा होकर नहीं सुना रहा है, कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर रहा है, बैठ के ऑडियंस के सामने सुना रहा है। दूसरी बात ये कि जो सुना रहा है उसको ख़ुद बना रहा है, कभी कभी ऑन द स्पॉट बना रहा है, इसलिए वो बाकी और फ़नून से अलग है। और तीसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल ये सेक्युलर है। कहने को अमीर हमज़ा उनके चचा हैं, मगर दास्तान गोई का कोई ताल्लुक़ दीनियात से, इस्लामियात से नहीं है। ऊपर से ये इस्लामी लश्करियों की जंग है साहिरों से और काफिरों से, या फिर दूसरे साहिरों से जो ख़ुद को खुदा कहते हैं। मगर इसमें जो मुसलमान पेश किए जाते हैं वो मुसलमान आज के मुल्लाओं के मुसलमान से बहुत अलग हैं। ये लोग शराब भी पीते हैं, ये लोग इश्क माशका भी करते हैं, ये लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको आज बहुत कठमुल्ला इस्लाम या मुसलमान नहीं समझेगा, और ऑडियंस उनको कबूल कर रहा है। इसका मतलब ये कि 19वीं सदी, 18वीं सदी का जो समाज है हिंदुस्तान का, वो कहीं ज़्यादा खुला हुआ है, कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कहीं ज़्यादा परिपक्व और मैच्योर है, जो इन चीज़ों पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। और दूसरी चीज़ जो हिंदुस्तान की है कि हिंदुस्तान ख़ास तौर से मिजाज में एक तमाशा देखने, तमाशा बीनी का जो शौक़, जो ज़ौक़ है, वो बहुत ही आला मेयार का है। यहाँ जब आदमी शोले पिक्चर देखता है तो ये नहीं देखता कि अरे पहली बार इतना हमारे यहाँ विलन पैदा हुआ, वो निकल के आता और गब्बर के डायलॉग्स बार बार सुनाता है और फिर गब्बर बच्चों के लिए ग्लूकोज बिस्किट बेच रहा है। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है कि इसको पता है ये तो पिक्चर में हो रहा है, इसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो सबसे बड़े विलन से, उसके पहले इतना बड़ा विलन कोई नहीं दिखाया गया, लेकिन दे फॉल इन लव विद दैट विलन, क्योंकि उनको मालूम है कि ये रोल प्लेइंग हो रही है। तो इसलिए इस मिजाज में और इस ज़मीन में ये दास्तान गोई की चीज़ पनप सकी, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई ये गप है, तो गप के उसूल अलग हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते अरे ये कैसे हो गया, अरे भाई हो गया, मैंने तुमसे बताया, तुमने मान लिया, ख़त्म बात, आगे इसमें बहस में पड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए देखिएगा कि बाद में जैसे जैसे आपने उसको प्रेजेंट करना शुरू किया, उसको कॉन्टेम्परराइज करना, उसको एक मॉडर्न और कॉन्टेम्पररी सेंसिबिलिटीज़ और कहानियों को लाना एक तरह की मजबूरी भी बन गई होगी, क्योंकि एक आर्काइक एक चीज़ 46 जिल्दों की बात होती है। अब उसमें से कोई भी एक दास्तान उठाकर सुनाने लगी, आज के लड़के को, किसी यूथ मिलेनियल को उस जादूगरी की दुनिया में, ट्रिकरी की दुनिया में, और वो भी उसमें फ़ारसी से भरे हुए अल्फाज और एक्सप्रेशंस और वो दुनिया, उसमें उसकी क्या दिलचस्पी होगी? शायद इसलिए आप लोगों ने उसमें नहीं ऐसा नहीं है। तो दिलचस्पी उसकी थी क्योंकि उसी ऑडियंस ने तो हमको पहचान दी, वही लड़के आए, वो उन्होंने ही सुना जिनको फ़ारसी नहीं आती थी, वही नौजवान आए और उन्होंने ही सुना, उन्होंने ही दास्तान गोई को वो अहमियत दी जिसकी वजह से नाम हुआ, जिसकी वजह से शोहरत फैली। ये दास्तानें तो बाद में आई। उनको उसमें क्या दिलचस्पी होगी? देखिए, अल्टीमेटली क्लासिकल म्यूज़िक कोई भी आप उठा लें, वोकल ले लीजिए, है तो वो एक ही चीज़। अगर बाहर से आप देखें, अंदर जो उसके वो जो है न्यूएंसेस हैं, वो तो बाहर आप अंदर बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। बाहर से तो वो सिर्फ एक ही सुर आपको लगेगा, क्योंकि वो डिस्को से अलग है, मॉडर्न म्यूज़िक से अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए ऑडियंस नहीं थी, उसके लिए ऑडियंस है, लेकिन कई तरह की कहानियों के लिए ऑडियंस है। दास्तान अमीर हमज़ा का, तिलिस्म मशरूबा का एक मखसूस मिजाज है,
उस मिजाज में तरह तरह के रस हैं, उसमें वीर रस भी है और विभत्स भी है और हास्य भी है और शांत भी है, सारे रस हैं उसमें। लेकिन वो उसका एक ख़ास मिजाज है, जैसे पीजी वुडहाउस का एक ख़ास मिजाज है, जैसे इब्न सफ़ी का एक ख़ास मिजाज है, जैसे बम्बई की फार्मूला फिल्मों का एक ख़ास मिजाज है। उसका ये मतलब नहीं कि उसको देखना नहीं चाहते लोग, लेकिन और भी मिजाज की कहानियाँ लोग सुनना और सुनाना चाहते हैं, और हम भी सुनना और सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी रिवायत के, उसी तहजीब के परवरदा हैं जिसमें ये सोचा जाता है कि आर्ट समाज के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू करेगी और आप सुनने वाले उसको सुन के जाएंगे। जी, तो कहानी के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहानी को लेकर वैसे तो एक स्टीरियोटिपिकल आइडिया, उसका नोशन यही है कि कहानी में एक स्टार्ट, मिड और एक एंड होगा, और जब कहानी ख़त्म हो जाती है तो पूछा जाता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हाँ बिल्कुल, तो कहानी से शिक्षा जो हासिल करने की बात है ना, अब भाई आप भीमसेन जोशी की राग भैरवी सुनते हैं, आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपके अंदर है जो कुछ भी हुआ, अब वो कितनी देर तक अंदर रहेगा, कितना देरपा वो असर है जो आपने ग्रहण किया, ये बिल्कुल उसी तरह का है कि क्या आपको शिक्षा मिलती है। लेकिन ये मजबूरी बन गई है हमारे मॉडर्न आर्ट की, हमारे लोगों की, कि सिनेमा से या म्यूज़िक से या इससे कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि आपने कोई यूज़फुल चीज़ की। आर्ट पे यूज़फुल होने की मजबूरी बहुत ही हाल की 100 साल की मजबूरी है, और आर्ट हज़ारों साल पुरानी है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आर्ट यूज़फुल हो। कोई आर्ट दुनिया में ऐसी नहीं जिससे जीडीपी बढ़ जाता है। आर्ट इंसान को सोचने पे मजबूर करती है, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा भाई सोचने के बाद भी ऐसा नहीं कि समाज बदल देता है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, प्रहार पिक्चर आप देखिए नाना पाटेकर की, तो वहाँ से निकल के लगता है कि 2-4 गुंडों को 2-4 थप्पड़ मार दें। ये सीख मिलती है प्रहार से कि जो भी है साला उसको घुसा मार दो, और हम भी वो देख के बड़ा जो है वो जोश में निकले थे। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में आर्ट नहीं हुआ। बड़े से बड़े सीरियस नाटक अमेरिका में, लंदन में होते रहे हैं कि वहाँ नाटक देख के लोग निकले और एकदम से सड़क का कूड़ा साफ करने लग गए। ऐसा परिवर्तन आर्ट और समाज में ऐसे नहीं होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि शिक्षा क्या मिली, अहम बात यह है कि अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं और अलग अलग तरह की कहानियाँ कही जा सकती हैं। जैसे एक सिनेमा मनमोहन देसाई का था, या एक सिनेमा अनुभव सिन्हा का है, एक सिनेमा विशाल भारद्वाज का है। जैसे सिनेमा में भी कई तरह की कहानियाँ कहने की, कई मिजाज की कहानियाँ कहने की गुंजाइश है, वैसे ही दास्तान गोई में भी बहुत तरह की कहानियाँ पेश करने की गुंजाइश है। अहम बात यह है कि वो कहानी ऐसी हो जो आपको अपने ग्रिप में ले, और आप सिर्फ इस तरह से एहतरामन उसे ना देखें, अरे साहब पुरानी आर्ट थी, टोपी लगा के कुछ लोग रिवाइव कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सुन लिया, या किसी ने जो है 2-4 बोल कबूर के बोल दिए, खुसरो के बोल दिए, तो थोड़ा श्रद्धात्मक रवैये से आपने सुन लिया और फिर आप वापस आ गए। नहीं, श्रद्धात्मक एहतरामन वो नहीं चाहिए। बात यही कि आपको मज़ा आना चाहिए, सुनने वाले को मज़ा आए, सुनाने वाले को मज़ा आए, सुनने वाले को मज़ा आए। पहली चीज़ है मज़ा, लुत्फ़, बाकी सब चीज़ें उसके बाद हैं। अगर सुनने वाले को, इसलिए तिलिस्मे होशरुबा इर्रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं, जो आज के दौर में हो रहा है वो रेलेवेंट है। अगर लोग खुश हो रहे हैं तो वो रेलेवेंट है। लेकिन और भी बहुत सी कहानियाँ कहने की गुंजाइश है, ज़रूरत नहीं कह रहा हूँ मैं, गुंजाइश है। क्योंकि मेरा ख़ुद का भी मिजाज है, मुझे जॉयस भी पसंद है, मुझे एलियट भी पसंद है, या मुझे रामधारी सिंह दिनकर भी पसंद हैं, मुझे तरह तरह की चीज़ें पसंद हैं और मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर दास्तान गोई से ये स्पेस पैदा हो रही है, अब जो 15-16 साल का सफ़र है, तो दास्तान गोई ने 2-3 चीज़ें की हैं। दास्तान गोई ने हमको ज़बान के एक नए एक्सपेरिमेंट से रूशनास कराया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक तरह की उर्दू बोली जा रही है। दास्तान गोई ने चीज़ों के कहने के बारे में एक नए तरीक़े से हमको पेश किया कि अगर आपको कुछ कहना है महाभारत के बारे में, तो ये तरीक़ा है, जो ऐसे भी है, हिस्ट्री भी है, रिसर्च भी है, कहानी भी है। इसके पहले अगर आपको अमीर खुसरो के बारे में कुछ कहना था, तो आप या तो नाटक कर सकते थे, या कोई पेपर पढ़ सकते थे, या कहानी लिख सकते थे। अब ये आप तीनों चीज़ें इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो एक नए तरह का इंशाइया, एक नए तरह का फॉर्मेट पैदा हुआ, एक नई तरह की ज़बान सामने आई और एक नए तरह का कंटेंट सामने आया। जाहिर सी बात है, क्योंकि खुसरो पे या चौबुली पे या इस पे जो काम मैंने किया, या भगत सिंह पे मेरे साथियों ने किया, या जलियांवाला बाग पे किया, वो कंटेंट पहले इस तरह से नहीं था, क्योंकि या तो वो किताबों में था ऐसे की सूरत में, या मोनोग्राफ्स की सूरत में, या कहानियों की सूरत में, शायरी की सूरत में। अब उन सबको आप यकजा कर सकते हैं। रवायती तौर पर देखें तो दास्तान एक आदमी सुनाता था।
आप लोगों ने 2 लोग, ये आप ही का शायद जी, मेरा था, तजवीज़ जी, थी आपकी कि 2 लोग जी। हों, क्या उसके पीछे इरादा था? उसके पीछे ये था कि देखिए, जब एक आवाज़ में दूसरी आवाज़ मिलती है तो वो संगीत बन जाता है और वहाँ से ड्रामा की शुरुआत होती है। सुनने वाले के लिए आसानी है क्योंकि उसके ऊपर पूरा भार नहीं पड़ेगा, और हम लोगों के पास उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। आगे जो दास्तान गो होते थे वो म्यूजिशियंस की तरह बचपन से ट्रेनिंग हासिल करके आते थे, वो हमें मैसर नहीं है। न सुनने वालों को इतना सुनने की आदत है। अब आप किसी को पहले जो है बैठक आप करिए, ज़मीन पे लोगों को बैठा दीजिए तो बैठ नहीं सकते लोग, क्योंकि अब हमको आदत नहीं रही। तो सुनने वालों को भी सुनने की उतनी आदत नहीं रही, इसलिए 2 लोगों के होने से एक थोड़ा सा ड्रामा पैदा होता है। तो ये दास्तान गोई थोड़ा ड्रामे के नज़दीक आती है। सुनने वालों पे भी बेहतरी होती है, सुनाने वालों पे भी बेहतरी होती है, थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाता है, आपस में डायलॉग बाजी हो सकती है, आपस में हम एक दूसरे पे चुटकियाँ ले सकते हैं, फप्तियाँ कस सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें फैलाव मिल जाता है करने के लिए। और बात यह है कि आज आप जो भी सुनाएंगे, जिसको भी सुनाएंगे, वो मॉडर्न बुर्जुआ पैराडाइम में ही सुनाएंगे ना। ऑडिटोरियम में ही सुना रहे हैं, लाइट ऑफ कर रहे हैं, लाइट ऑन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, तो सारे लवाजिमात जो तामझाम हैं वो मॉडर्न थिएटर के हैं। तो मॉडर्न थिएटर के हिसाब से ही करना है, तो 2 लोगों के करने से उसमें एक थिएटर का पुट पैदा होता है। मेन बात ये है। अब करीब देखिए 16 साल हो जाएंगे। इन 16 बरसों में खुद जाहिर है कि आप भी कंटिन्यूअस एक्टिव हैं, इसके अलावा बहुत नए नए दास्तान वो भी आ रहे हैं जिनको खुद आप डायरेक्टली भी ट्रेंड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन खुद अगर इन 16 बरसों के बाद आज आपको कोई एक नई दास्तान बनानी हो, तो अपने इन तजुर्बात से क्या आप उसमें नया जोड़ेंगे कि अब ये तरीक़ा हमको मालूम हो गया है, इससे ये चीज़ ज़्यादा ठीक ढंग से कन्वे हो पाएगी, जो कि पहली दास्तान में बिल्कुल एक ख़तरा था कि होगी कि नहीं होगी? हाँ, देखिए वो मतलब देखिए किस मौजू पे आप सुना रहे हैं, किस मौजू पे बन रहे हैं, किस मौजू पे गूंज रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यकीनन कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो बहुत भारी हो ऑडियंस पे, ऐसे अल्फाज ना हो जो बहुत भारी हों, ऐसी चीज़ हो जिसमें आप उन लोगों को जो पहले इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते थे या दिलचस्पी नहीं रखते थे, उनको ले आए मैदान में। क्योंकि जो आपके साथ हैं उनको सुनाना बहुत आसान है, जो आपके साथ नहीं है उनको सुनाने के लिए आपको उसमें खींचना पड़ता है। तो अब जो मैंने इख्तिरा की, ख़ास तौर से जैसे चौबोली जब हमने पहली बार सुनाई, तो मैंने पढ़ा था उसमें 18वीं सेंचुरी में म्यूज़िक के बारे में एक किताब थी, तो मैंने उसमें एक शिव जी का भजन पढ़ा था। तो मैंने जो लगा ये भजन यहाँ बिल्कुल फिट होता है, इसको यहाँ ले आया जाए। तो ये गिरह लगाने की बात थी। या अब दास्तान महाभारत में या कर्ण में जब मैं करने बैठा तो उर्दू में कृष्ण भक्ति पे, महाभारत पे, गीता पे, रामायण में इतना काम हो चुका है, फ़ारसी में हो चुका है, जिससे लोग नावाकिफ़ हैं। तो अब उस चीज़ को सामने लाने की बात थी कि ऐसे पेश किया जाए एक उसका कॉकटेल बना के कि उर्दू वालों को लगे यार हमें तो पता ही नहीं था यार कि उर्दू में ये चीज़ें हैं, और जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको लगे अरे यार हमको तो पता ही नहीं था कि इतनी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो हमको अपनी रिवायतों से दोबारा रूशनास मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है, लेकिन वो इस तरह से हो कि वो दिलचस्प हो और उसमें मज़ा आए आपको। तो ये इस तरह से ना हो कि आप कोई सबक लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि देखिए क्या है कि आज के दौर में ख़ास तौर से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रिवायतें एक दूसरे से मिली हुई हैं, बुंदी हुई हैं, और वो इस तरह से बताया जाए कि लोगों को लगे कि यार हम तो आपस में एक दूसरे से कितने गहरे तौर पे वाबस्ता हैं। मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान में दास्तानें सुना रहा हूँ, और हिंदुस्तान में कहानियाँ सुनाने का सिलसिला 5000 साल से है। तो आज के दौर में अगर मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, दास्तान गोई कर रहा हूँ, तो मैं महाभारत और रामायण से इस्तिफ़ादा ना हासिल करूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ मेरे सामने रखी हैं। लेकिन उसको किस तरह से पेश किया जाए कि उसमें दास्तानवी रंग आए और दास्तानी अंदाज़ पैदा हो। और ये भी बात ज़रूरी है कि देखिए बतौर एक हिंदुस्तान की शख्सियत के, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं एक इंडो मुस्लिम कल्चर की पैदावार हूँ, तो हिंदुस्तान में जो पहले जो कुछ हो चुका है वो सब मेरा वर्सा है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के बाकी मुल्क हेच हैं, दुनिया का हर मुल्क में अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन यहाँ पैदा होने का मतलब ये है कि यहाँ जिस तरह की कहानियाँ कही गई हैं, जिस तरह की शायरी कही गई है, ज़िंदगी के बारे में जिस तरह के नज़रियात यहाँ पे लोगों ने दिए, जिस तरह का फ़लसफ़ा यहाँ रचा गया है, महात्मा बुद्ध की जातक कहानियों से सिलसिला शुरू होता है कहानियाँ सुनाने का, उनसे इस्तिफ़ादा हम क्यों ना हासिल करें, और वो हमारी मीरास है, और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है कि वो चीज़ें हमारे पास हैं। तो वो सब मेरी मीरास हैं, चाहे जो संस्कृत में लिखा गया है, जो
पाली में लिखा गया है, जो तमिल में लिखा गया है, जो उर्दू में लिखा गया है, फ़ारसी में लिखा गया है, वो सब मेरी मीरास है और उन सबको मुझे ही बरतना होगा, क्योंकि ये इतना ज़रूरी काम है कि किसी और पे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं कह सकता कि आपका नाम शिव कुमार चौबे है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप उसको निभाइए, नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी उसी की होती है जो समझता है, और मैं इसको समझता हूँ क्योंकि हम एक संगम में खड़े हैं जिसमें एक तरफ से हिंदुस्तान की धारा है, एक तरफ से फ़ारसियत की धारा है, एक तरफ से उसमें यूरोपीय धारा है। उन तीनों धाराओं को हमको समेट के चलना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और खुशकिस्मती से हमें एक फॉर्म मिला है जिसमें हम ये सब चीज़ें लोगों के सामने ला सकते हैं। अगर हम नाटक लिखते गिरीश कर्नाड की तरह तो हम सिर्फ कन्नड़ में नाटक लिख के या अंग्रेज़ी में नाटक लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास उससे ज़्यादा फैलाव है, क्योंकि दास्तान गोई एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत एलीट ऑडिटोरियम में भी हो सकती है और गांव की चौपाल में भी हो सकती है। ये खुशकिस्मती है हम लोगों की और उन लोगों की जो इस फॉर्म को कर गए, और ये फैलाव हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को हासिल है। इब्राहिम अल काजी के नाटक हैं, आप उनको ऑडिटोरियम से निकाल के गांव की चौपाल में नहीं ले जा सकते, उन पे धूल लग जाएगी। हबीब तनवीर के नाटक आप जहाँ चाहे ले जाएं, ऐसी दास्तान गोई भी आप जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। ज़बान से थोड़ी वाकफियत होनी चाहिए, और वो भी उतनी शर्त नहीं है। एक बार हम केरल में सुना रहे थे दास्तान, तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो खड़ा बड़े दिलचस्पी से सुन रहा था, तो मैंने बाद में पूछा कि यार तुम्हारे को क्या समझ में आया? उसने कहा नहीं, मेरा एक दोस्त है वो बम्बैया है ड्राइवर, वो समझा रहा था मुझे। तो इसलिए थोड़ी बहुत ज़बान से शुद्ध-बुद्ध हो। ऑब्वियसली म्यूज़िक जिस तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है उस तरह की दास्तान नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिसको आप कहीं भी सुना सकते हैं। आपकी बात से बिल्कुल ये अंदाज़ा हो रहा है और आपकी की हुई दास्तानों से बहुत वाज़ेह है कि एक दास्तान गो के तौर पर आपको बहुत इक्विप्ड होना पड़ता है। आपको पूरे जो क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस और क्रॉस डिसिप्लिन रेफरेंसेस आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जब दो दास्तान गो हैं, एक तो इस बात की गारंटी कर लेगा, दूसरा बहुत ही खुशकिस्मती से ही कहीं वो शायद मिलता होगा। ये भी एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। अगर मिल भी गया और कहीं पर मेमोराइजेशन के अलावा कुछ इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कलेक्टिव मेमोरीज़ का पार्ट दूसरे दास्तान गो के पास हो, कि आप रटी रटाई चीज़ों के अलावा थोड़ी देर के लिए ट्रैक छोड़ के दोहों या कुछ अशार पढ़ना शुरू कर दिया, या कोई एक छोटी कहानियाँ या कोई न्यूज़ क्लिप आपके दिमाग में आ गई और उसका साथ वो निभा सके। ऑडियंस के साथ ये जो नेगोशिएशन है, ये एक बहुत इम्पल्सिव मोमेंट होता है कि आपको तालियों का इंतज़ार है, आपको लगता है कनेक्ट टूटा कि अब छूटा। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दास्तानें सुनाना इस तरह से, जैसे अगर आपने बचपन में हमारे यहाँ एक चीज़ होती थी लग्गी, बड़ी लंबी सी लकड़ी होती थी जिससे आप फल तोड़ा करते थे, या फिर आप वो एक आती है जिसे कहते हैं वो फल तोड़ते थे। तो लग्गी संभालने के लिए बहुत लंबी होती है, तो आप उसको ऐसे करेंगे तो कैसे उठाएंगे और कैसे गिराएंगे। तो ये दास्तान वो भी एक तरह की लग्गी संभालने की बात है कि आपने उठाया और अगर आपसे उठ नहीं सकी तो वो गिर जाएगी, तो वो आपको संभाल के चलना होता है। जैसे म्यूजिशियन तान लगाता है तो उसको वो तो नीचे तो आना है ना, तो वहाँ तक संभाल के चलना है, किसकी कितनी रेंज है। इसलिए इसमें फ़न में कुछ देर तक दुई चल सकती है, एक देर के बाद दुई नहीं चलेगी, क्योंकि आपका अपना एक ताल्लुक़ है ऑडियंस के साथ। और अगर ऑडियंस से आप इस तरह से करें कि भाई आपको इस तरह से नहीं करना है कि ऑडियंस को ये लगे कि आप उसकी तालियों के मोहताज हैं। ये अगर आपने ऑडियंस को पावर दे दिया तो ये गलत है। हमारे यहाँ म्यूजिशियन भी इस तरह से नहीं करता है। कोई अगर इस तरह से करने लगे, अरे मैंने बजा, अब ताली बजाओ ताली बजाओ, तो वो बेकार है। करते हैं लोग और तालियां उनको मिलती भी हैं, लेकिन ये थोड़ी है भाई। ये होना ये चाहिए कि आप बैठे हैं, भले ही आपको तालियां अच्छी लगती हों, लेकिन आपको भाव ये देना है कि हम तुम्हारी तालियों से ऊपर हैं, हम उनके मोहताज नहीं हैं, हम गनी हैं। भाई उस्ताद आमिर खान जब सुनाते थे तो कोई कह सकता था मजाल है कि अरे साहब, अरे इनको तालियों की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा सुनाने वाले को, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में जो ज़बान का मामला है और जो ऑडियंस का मामला है, ये ऑडियंस की वजह से ही आप हैं, लेकिन एक बरतरी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक नई चीज़ उठा रहे हैं, और नई चीज़ को उठाने के लिए वो तमतराक होना चाहिए कि साहब हमारे पास है, आपके पास नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और आप ही के बारे में कहते हुए शमसुर रहमान फारूकी साहब ने कहा कि दास्तानों के अलावा आप कुछ दास्तान ज़ादियाँ भी, मतलब जी हाँ, उन्हीं के बारे में कहा। जी हाँ, इन्हीं के बारे में कहा, क्योंकि भाई वो तो देखिए वो इस तरह से है कि वो लोग जो काम कर गए, हम लोग तो तिफले मकतब हैं और हम तो कुछ भी नहीं हैं उसके मामले में। अब ये तो ज़माने की नाअहली है कि हमको मान सम्मान मिला, वरना उस ज़माने में हम होते तो स्टेज पे बैठने भी नहीं दिए जाते।
तो हमने जो अख्तरा की हैं वो मामूली 20 पेज, 25 पेज, 30 पेज की दास्तान, वो दास्तान ज़ादियाँ ही तो कहाई जाएंगी, क्योंकि जहाँ पे 100-100, 200, 300 पेज की दास्तानें हो रखी हों वहाँ पे इनको आप क्या कहेंगे? दास्तान की मामूली दास्तानें हैं जी। तो यहाँ ये मौका है कि आप एक दास्तान ज़ादी हमें सुनाइए। अच्छा, दास्तान ज़ादी तो रिवायती बेशक आप दास्तान भी सुना सकते अच्छा, हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। तो पहले मैं एक टुकड़ा छोटा सा पेश करता हूँ महाभारत से कि जंग का मैदान है और अर्जुन जंग लड़ने के लिए आया हुआ है। तो आखिर एक दिन सारी नसीहतें ताक पर धरी की धरी रह गईं और जंग का कारोबार गर्म हुआ। कैसे कैसे लोग इस जंग में शहीद हुए कि न है गोरे दारा न कब्रे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और कैसे कैसे दिलावर इस जंग में खेत रहे कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। मगर ये जंग हिंदुस्तान जन्नत निशान की सबसे हैबतनाक जंग, महाभारत की जंग शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि अर्जुन जब मैदान जंग में पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके मुखालिफिन में कोई उसका चचा था, कोई उसका ताऊ था, कोई उसका मामू था, जिनकी वो जान लेने आया था और जो उसकी जान के दर पे थे वो सब उसके अपने ही थे कि मुकाबिल दरोना व भीषम से बैर, चलाए बुजुर्गों पे किस तरह तीर, नहीं मुझ में बाकी ताबो तवा, यकीन दिल से गायब है गालिब गुमा। अर्जुन ये देखकर बड़ा पजमुर्दा हुआ और उसने दिल से ख्याल किया कि ए अर्जुन, ये कैसी लकीर है जो एक ही वतन को दो हिस्सों में बांट रही है, जहां खानदान खानदान की जान लेने के दर पे है, जहां पड़ोसी पड़ोसी को ही बर्बाद करने पे तुला है, जहां परिंदे अपने ही परों को, अपने ही घोंसलों को और फलों को खा जाने पर आमादा हैं। अर्जुन ने ये देखकर इस कदर पजमुरी उसको हुई कि उसने हथियार रख दिए। तब कृष्ण जी ने पूछा, ए फर्जंद, तूने हथियार क्यों रख दिए? अर्जुन ने कहा, ए केशव, मुझसे ये जंग न लड़ी जाएगी। जिस तरह अपनों की बर्बादी और ताराजी हासिल करके जो फतेह हासिल होगी, मुझे उससे कोई रग़बत नहीं। मुझे तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। मुझे डर है कि इस जंग में जो जीत गया उसकी फ़ना, उसकी बका में हिंदुस्तान जन्नत निशान की रिवायतों की फ़ना है। यहाँ जीत हार है, हार जीत है कि बिगड़ी है बहुत बात बनाए नहीं बनती, और इस घर को बग़ैर आग लगाए नहीं बनती। ऐ केशव, मुझे डर है कि मैंने इस जंग में हिस्सा लिया तो हिंदुस्तान जन्नत निशान की आने वाली नस्लें मुझसे सवाल करेंगी कि अर्जुन, तूने ये देखा, तूने ये किया और तू जिंदा रहा। मुझे तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। आप ही मार्गदर्शन कीजिए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म का, अमल का, योग का, धर्म का, पुरुषार्थ का जो सबक पढ़ाया वो ऐसा बेमिसाल वास था कि आज हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी उस अलवही वास के बास कश्त हिंदुस्तान जन्नत निशान के ज़र्रे ज़र्रे में हमें सुनाई देती है। और उस वास का सार था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता न करो, कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वा अकर्मण्यि, कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो उर्दू में जो गीता के हज़ारों दसियों सैकड़ों तर्जुमे हुए हैं, उनमें से एक पाकिस्तान में हुए खलीफा अब्दुल हकीम के तर्जुमे की एक बानगी मैं पेश करता हूँ कि कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि इस पूरी कायनात में एक ही ब्रह्म का निवास है, उसी की आत्मा हर एक में है, चाहे वो किसी ज़ात का हो, किसी मज़हब का हो, किसी देश का हो। अहम ब्रह्मास्मि, जिसे सूफ़ी वहदतुल वजूद के नाम से जानते हैं, कि ये पूरी कायनात उसी की ज़ात का मज़हर है। हमा ऊस्त, कि है महदूद जिस्म और जाँ बेकनार, कि जाँ सब में एक है बदन बेशुमार। बदन की ये सब सूरतें हैं लिबास, बदलती नहीं जिससे जाँ की असास। अगर जामा आलूदा है या कुहन, उतर जाए बेहतर है फिर पैरहन। जो आलूदा है पैरहन फेंक दे, उसी तरह जाँ पे बदन फेंक दे। तो ये एक हिस्सा था जिसमें जब वो महाभारत में जब वो गीता का उपदेश देते हैं, फिर ये दास्तान लंबी चलती है। तो वाह क्या बात। तो ये किसी दास्तान के बीच में आई दास्तान ज़ादी है। हाँ, क्योंकि ये दास्तान जो खुद है वो खुद बतौर दास्तान ज़ादी है। हाँ। उसमें ये टुकड़ा आया है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है जो क्लासिकल स्ट्रक्चर है उसमें आप पहले साकीनामा पेश जी हाँ, करेंगे, जी हाँ। तो सब में करते हैं? हाँ, सब में करते हैं। उसका क्या पर्पस होता है? भाई उसका एक तो जैसे जो कि गणेश वंदना। गणेश वंदना है, और उसके अलावा जो दास्तान आप सुनाते हैं उसका एक सार पेश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाटकों में नट नटी आके शुरू में आपको बताते हैं किस बारे में नाटक है, और संस्कृत काव्यों में भी ये होता है। तो ये एक पुरानी रिवायत है। अच्छा, तो अगर आप देखें कि सुनने वालों के जो बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं, उनको आप क्या राय देंगे कि किसी दास्तान को सुनने जाएं तो क्या पेशेंस का लेवल वगैरह वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी तरह का हम पे कोई एहसान करने मत आइए। आप आइए, अगर आपको मज़ा आता है तो सुनिए, नहीं मज़ा आता है तो बहुत सारे दुनिया में ठिकाने हैं, वहाँ जाइए। हम किसी से ये नहीं करने आ रहे हैं कि आप आ रहे हैं साहब, हम बड़ी अच्छी चीज़ सुना रहे हैं, प्लीज़ ज़रा अच्छे से सुन लीजिएगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है आइए, नहीं अच्छा लगता है अपने घर बैठिए, हम तो सुनाते रहेंगे, और सुनाने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है। तो वो सिलसिला जारी, सिलसिला दराज है। ऐसा कोई किसी के, देखिए, सुनने वालों के मेयार से ही सुनाने वालों का मेयार बनता है, वरना ऐसा जब अब किसी भी आप म्यूज़िक वाले से पूछ लीजिए, वो आपसे कहेगा पिछले ज़माने के सुनाने वाले अब नहीं हैं, तो सुनने वाले भी अब नहीं हैं। बात यह है, तो जितना जो आपका मेयार होगा उसी मेयार के आपको लोग मिलेंगे, चाहे वो हुक्मरान हों, चाहे वो गवैये हों, चाहे वो सुनाने वाले हों। अगर कोई ऐसा है जो अपने ज़माने से उठा हुआ है या ज़माने से उसके मिजाज की हम आहंगी नहीं है, तो वो चलेगा नहीं। बात ये है। तो यहाँ हम अपने देखने वालों को एक बात और कहना चाहते हैं कि ये 2 किताबें ख़ास तौर पर जो हिंदी और उर्दू में भी अवेलेबल हैं, दास्तान गोई के बारे में, उसका 2 हिस्से हैं उसके, पार्ट 1 पार्ट 2। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और ज़्यादा जानकारियाँ आप इन 2 किताबों से हासिल कर सकते हैं, और जिन किताबों का जिक्र ख़ुद महमूद साहब कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो दास्तान गोई के बारे में और दास्तानों के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस में आप इजाफ़ा कर सकते हैं। हम लोग करीब लगता है कि दास्तानों की बात महमूद साहब कर चुके हैं। कुछ रहता हो तो अभी करें, नहीं तो फिर हम आपके ये जो फिल्म वाला आपका जो एक वो था फ्लर्ट, उसके बारे में पूछेंगे। ज़रूर। नहीं, उसी हाँ चलें, दास्तानों का तो सिलसिला है, चलता रहेगा जी। जी हाँ, तो फिर ये आपने पीपली लाइव जो बनी। हाँ, पीपली लाइव, अब देखिए क्या होता है इत्तेफाक कि मैंने कई बार बम्बई गया और मैंने ये करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हुआ। और ये फिल्म का जो मेरी झोली में आया वो अनुषा के वसीले से आया। तो मैं जब इन सब खैरबात कह चुका था तो गोया फिल्म अपने आप मेरे घर में आई, और उसके लिए वो पूरा वो अनुषा की पिक्चर थी। अनुषा ने उसमें प्रोड्यूसर हासिल किया। बड़ी खुशकिस्मती हमारी रही कि आमिर ख़ान हमको मिले प्रोड्यूसर, और आमिर ख़ान के साथ काम करने वालों को जो आजमाइश से गुजरना पड़ता है उससे हम भी गुजरे। कई साल हमको इंतज़ार करना पड़ा, मगर वो अनुषा की लगन थी कि वो उस पर लगी रहीं। तो फिर मौका मिला पिक्चर पे काम करने का, तो बड़ा मैं खुश हुआ। देखिए, हिंदुस्तान में हर आदमी हीरो बनना चाहता है, ये हमारे यहाँ की खासियत है, और जो हीरो नहीं बन पाता वो डायरेक्टर बनना चाहता है। तो वो चीज़ अगर घर बैठे हासिल हो गई, और मेरा भी ख्वाब था बम्बई में जाने में, पिक्चर बनाने का, कितने लोगों के, हज़ारों लोगों के ख्वाब होते हैं, और बहुत करोड़ लाखों लोग ये सपना देखते हैं। तो मेरा सपना अनुषा की वजह से पूरा हुआ थोड़ा, तो वो बहुत अच्छी बात है। और काम करके बहुत मज़ा आया जब पीपली लाइव बनाई, बहुत मेहनत से बनाई, बहुत काम किया, बहुत अच्छी कास्टिंग हुई, बहुत खुशी हुई, और बहुत फ़िल्म को सराहा गया। आज भी उसको जो है वो लोग नाम लेते हैं, इज़्ज़त से नाम लेते हैं, क्योंकि फ़िल्में तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन एक तरह की एक शेल्फ़ लाइफ उसमें थी, और उसमें जो जिस तरह की फ़िल्म थी तो उसको एक अलग तरह का मैसेज मिला। मतलब वो 15 अगस्त टाइप की पिक्चर बन गई कि हर 15 अगस्त पे दिखाई जाती है। उसके बाद से सिलसिला क्या हुआ, देखिए, क्या फ़िल्म बनाने का काम ऐसा काम है जिसमें आपको हाथ फैलाना पड़ता है, और वो ऐसा काम नहीं है कि आप घर में एक्टर की तरह आप घर में बैठे हैं, काम मिला तो आपने कर लिया। फिल्म बनाने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा, लोगों से फंडिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके फ़िल्म बनती है। ऐसे फिल्म नहीं बनती। और फिल्म के लिए फंडिंग हासिल करने की क्राइसिस बड़े बड़े लोगों को रही है। सत्यजीत रे को पैसा ही नहीं मिल पाया कि वो कभी कोई अच्छी हिस्टोरिकल पीरियोडिकल बना सकें, या फिर हमारे ऑर्सन वेल्स, जिन्होंने मैग्निफिसेंट एम्बिशंस बनाई, उन्होंने सिटीज़न केन बनाई, उसके बाद उनको पैसा ही नहीं मिला कि वो फिल्म बनाएं। तो फिल्म बनाना ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ आर्टिस्टिक काम हो, ये एक बिज़नेस है। इसमें आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, और उसमें हमारी शख्सियत में थोड़ी कोताही, थोड़ी कमी रही। तो उसके बाद से ऐसा नहीं है कि हमारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, हमने कुछ कोशिशें की आधी अधूरी सी। अब बम्बई एक ख़ास तरह का शहर है, ऐसा नहीं कि उसमें खूबियाँ नहीं हैं। बम्बई की खूबियों में मंटो से लेके बहुत लोगों ने अपने अपने सफ़े स्याह किए हैं, लेकिन वो एक ख़ास मिजाज का शहर है। और हम लोगों के लिए अपने घर वालों के पास रहना, हमारे वालिदैन अलील थे, उनको ज़रूरत थी, उनके पास रहना भी ज़रूरी था।
और बहुत सारी और चीज़ें दिल्ली में मुमकिन हैं जो बम्बई में आदमी जाके थोड़ा कट जाता है, जो मुझे लगता है। जैसे बम्बई में मुझे नहीं याद पड़ता, हमारे साथ के जो लोग गए हैं वो किसी बुक लॉन्च में उतना जाते हैं या किसी सेमिनार में उतना जाते हैं, या उनके उतने रिश्तेदार हैं कि उनको अस्पताल जाके किसी की देखभाल करनी है। तो मुख्तलिफ़ तरह के रोल इंसान जब समाज में प्ले करता है, इमोशनल रोल, तो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मीनिंग पैदा होता है। और बम्बई जाके मुझे लगता है ख़ास तौर से हम दिल्ली वाले लोग जो हैं थोड़ा कट जाते हैं, और फिर आप जब कट जाते हैं तो धीरे धीरे आपके सोते जो हैं वो सूखते जाते हैं। तो सोते दिल्ली में हैं मेरा ख्याल है हम लोगों के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए। तो कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि दिल्ली में रहें और फिर एक कदम लें वहाँ बम्बई पहुँच जाएं, तो मतलब, लेकिन ये तमन्ना रहती है, हो नहीं पाता किसी के साथ। तो फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं, इंशाल्लाह वो भी होगा, वो भी चलते रहना चाहिए काम, क्योंकि उसका अपना अलग एक मज़ा है बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर, बतौर कुछ भी लिखने का, और उसका एक फैलाव है। जाहिर सी बात है, थिएटर की एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक रीच होती है। तो आप किसी को भी, फिल्म वालों को तो ये लगता है कि जो फिल्म में आया वही है, मतलब आप किसी को उनसे जाकर कहें कि अगर मिसाल के तौर पर किसी बड़े स्टार के सामने आप जाके कह दें कि अरे इंडियन ओशन बड़ा अच्छा बैंड, अच्छा कौन सी पिक्चर में गाया, तो उनके लिए हर चीज़ इसी चीज़ में है कि जो पिक्चर में आई वो है। उसके बाहर की एक दुनिया है जिससे वो वाकफियत उनकी नहीं है उतनी, और उस दुनिया से अगर आप अपना संपर्क बनाए रखें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक तो हमारा ये है, और आगे उम्मीद है सिलसिला जारी रहेगा। प्रोजेक्ट्स हैं एनविल में और वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आपसे ही ये पूछने का दिल तो करता है, लेकिन वो कितना मौजू होगा ये आप बताइए, कि कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक का जो हिस्ट्री पढ़ने का जो सफ़र रहा, हिस्ट्री को जानने समझने की एक, मतलब उसमें ग्राफ होता है। आज जिस तरह की सूरत हाल है, जिसमें हिस्ट्री को करीब करीब रीराइट करने, आपकी हिस्ट्री की पूरी समझ पर एक सवालिया निशान, जिस तरह की सूरत हाल आज के दौर में है, उस पर आप क्या, एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे देखते हैं जो समाजी हालात हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि आप कह दें कि ये था और यही है, क्योंकि वो तो आपके नुक्ते नज़र पे ही है ना, क्या था, क्योंकि हकीकत कोई एक होती नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस कमरे की हकीकत बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ एक इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन यहाँ इस कमरे की हकीकत ये भी है कि दो और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी क्या आरजुएं हैं, क्या तमन्नाएं हैं, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये कुर्सी कहाँ से आई, ये किसने बनाया, उसकी क्या उम्मीदें थीं, ये मटेरियल कहाँ से आया, ये कपड़ा कहाँ से आया, कितनी ब्रिक्स इसमें लगी हुई हैं। तो अगर आप इसकी हकीकत बताने पे आएंगे तो इसकी हकीकत इनफाइनाइट है, आप वो पूरी हकीकत लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। जो भी हकीकत आप बयान करते हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से हकीकत बयान करते हैं, क्योंकि इंसान के समाज की और दुनिया की कुल्ली हकीकत कोई नहीं है, ना कोई समझ सकता है, ना जान सकता है। वो कृष्ण जी यही कहते हैं महागीता में कि मैं ही जान सकता हूँ, तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम पहुँच ही नहीं सकते हो वहाँ तक। अब हिस्ट्री में मामला ये है कि नुक्ता नज़र पे डिपेंड करता है। अभी तक हिस्ट्री बताई गई बादशाहों की, अब लोग कह रहे हैं अरे साहब फ़ौज वौजों की हिस्ट्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए कपड़ों के लिबास की हिस्ट्री होनी चाहिए कि इंसान ने कब क्या पहनना शुरू किया, कब क्या खाना शुरू किया। तो हिस्ट्री को तो कोई बदल नहीं सकता है, हिस्ट्री को समझने समझाने के तरीक़े आप बदल सकते हैं, उससे आप क्या समझते हैं वो थोड़ा बदल सकते हैं, और वो तशवीशनाक है, क्योंकि आप जो लोग एक तरह का गुस्सा लेके मन में बैठे हैं और जो लोग उस गुस्से को स्टोक कर रहे हैं, वो गुस्सा ऐसा नहीं है जिससे कोई आप कंस्ट्रक्टिव काम करें, समाज को बदलें, समाज को मुस्बित करें। जिस तरह का गुस्सा आप स्टोक करने की कोशिश कर रहे हैं वो गुस्सा किसी तरह के कारामद अंजाम पे हमको नहीं ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि हम उससे कैसे डील करें। उससे डील करने का एक तरीक़ा है, जैसे मैं दास्तान गो में जब मैं महाभारत की दास्तान सुनाता हूँ तो मेरे पास ये मौका है कि मैं दिखाऊँ साहब कि देखिए कितना फैलाव है समझने में, और उसमें हिंदू मुसलमान का कोई उसमें तफरीक नहीं है। दूसरी ज़रूरत है इस बात की जो हम लोगों ने निगलेक्ट किया है कि संस्कृत में और पाली में जो हमारे पास असासा है उसको हम लोगों के सामने लाएं और दिखाएं कि उनका समझ कितनी वसी थी। हिंदुस्तान में जिस तरह का स्कल्पचर, जिस तरह की आर्ट, जिस तरह का फ़िलासफ़ी, जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह की पोएट्री, जिस तरह का लिटरेचर, वो कहीं दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उसको अपनाने की ज़रूरत है, तभी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि रामचरितमानस को हमारे किसी मॉडर्न डायरेक्टर ने पेश नहीं किया? ऐसी क्या वजह है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए आज दास्तान गोई है जिसमें हम उसको इस्तेमाल करके लेके आ रहे हैं तुलसीदास को सामने आपके? तो उन चीज़ों को भी अपनाना पड़ेगा जो अवाम का हिस्सा है। हबीब साहब के नाटकों में था, उनके नाटकों में हिंदुइज़्म का भी सेलिब्रेशन था, इस्लाम का भी सेलिब्रेशन था, और उस सेलिब्रेशन को हमको
अपनाना पड़ेगा। हम उन रिवायतों से अलग नहीं जा सकते। भाई क्या वजह है कि हमारे यहाँ आज तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई जिससे हम समझ सकें कि भाई कितने बड़े भगवान शंकर भगवान हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें अपनाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे एक पुरानी कहावत थी, इकोनॉमी इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट्स, या हिस्ट्री इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू हिस्टोरियंस। ऐसे हिंदुस्तान का कल्चर इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू सर्टन ठेकेदार्स, चाहे वो हिंदू मज़हब हो चाहे इस्लाम हो। तो हमको उस पूरे ज़ख़ीरे को अपना के और फिर लोगों के सामने पेश करना है। ऐसा नहीं है कि लोग आज जो समझ रहे हैं हिस्ट्री को बदलने की, वो हिस्ट्री उससे बदल जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा वसी है, हम छोटे हैं, हम चले जाएंगे, जो पीछे हुआ है वो रहेगा, तो आगे और आएंगे समझने वाले, समझाने वाले। कोई ज़रूरी नहीं कि आज जो हो रहा है वो हरफ़ आखिर हो, और आगे भी समाज में तब्दीली आएगी। मैं ये नहीं समझता कि इंसान हमें लगातार बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंसान की सरकशी से इस धरती को, इस धरती मैया जिसे हम कहते हैं, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। और हम जब कहते हैं, हम धरती मैया का नाम लेते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पावन है और नाइजीरिया की धरती पावन नहीं है, क्योंकि धरती मैया तो धरती मैया है, कहीं पे भी हो, वो चाहे जरखेज़ हो, चाहे उजड़ हो, चाहे निर्जन हो, चाहे बयाबा हो, सब धरती मैया है। और उस धरती मैया का हमको एहतराम करना है और हमको उसकी हिफाजत करनी है। और वो हिफाजत देश से, मज़हब से, ज़ात से बढ़ के है, क्योंकि देश का झंडा 47 के पहले कुछ और था, आज कुछ और है। हो सकता है देश का नक्शा या झंडा बदल जाए, लेकिन ज़मीन वही है और उसके पहले लोग हैं। तो लोगों से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को ऐसे छोड़ देना कि ये सब तो हाथ से जाते रहे, मेरा ख्याल है वो सही बात नहीं है। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ बहुत, आज की जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक मज़हब का डॉक्टर इस वक्त किसी और मज़हब के मरीज़ को ट्रीट कर रहा है, यहाँ एक मज़हब का कैशियर किसी और मज़हब के आदमी को अभी पैसे दे रहा है, यहाँ कोई और मज़हब का आदमी किसी को पकड़े है सहारा दे रहा है। तो ये चीज़ें जो हम ऊपर अखबारों और टीवी की दुनिया में देखते हैं, हमारा मुल्क उससे कहीं ज़्यादा वसी है। ऐसा नहीं है कि हमको चिंतित नहीं होना चाहिए या फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको हताश भी नहीं होना चाहिए, और हमको बिल्कुल ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब ख़त्म हो गया। और लगातार हमको डायलॉग करने की ज़रूरत है उन लोगों से जो गुफ्तगू करना चाहते हैं। जो नहीं भी करना चाहते हैं उनसे भी करना चाहिए कि जो नहीं सुनते हैं उनको भी सुनाओ दिल की बात, जो नहीं मिलते हैं उनसे भी मुलाकातें करो। ज़िंदगी मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी। ज़िंदगी आवाज़ है, बातें करो, बातें करो। दिल के गुच्छे में है सारे मौसमों की चाबियाँ, धूप खोलो, चांदनी छिटकाओ, बरसातें करो। क्या बात है, क्या बात है। तो महमूद साहब, हम लोग बिल्कुल बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। हल्का सा याद करता हूं कि आपको शायद कैम्ब्रिज में नहीं, अमेरिका में जिस MFA के ऑडिशन या उसके दौरान कहा गया कि कुछ गाओ, तो क्या गाया? नहीं, अरे वो अपने बस की बात नहीं है। मैं आपको जो है मैं दो गाना तो मैंने तो गाया था, खई के पान बनारस वाला, क्योंकि हमको तो और कुछ आता ही नहीं था, अपने बस की बात ही। एक होता है बेसुरा, एक होता है कंसुरा। तो मैं इस मामले में बदनाम में ज़माना हूँ कि मेरे मतलब ना मुझे सुर की खबर है ना ताल की खबर है। मैं आपको एक छोटा सा इक़्तिबास तिलिस्म होशरुबा का सुना देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि जादूगरी किसे कहते हैं, लिटरली, वाकई, लुग़वी और लफ्ज़ी तौर पर। कि जो जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, कि दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा जिसके अंदर मौजूद है तिलिस्मों में तिलिस्म, उसका मालिक और बादशाह है अफरासियाब, जिसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, कि बादशाह उनके सब अफरासियाब के मुती और मिनकाद हैं। और उस तिलिस्म होशरुबा के 3 हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा उस तिलिस्म होशरुबा का है पर्दे ज़ुल्मात, यानी अंधेरे का पर्दा, कि जिसके पीछे बुज़ुर्ग अफरासियाब के बड़े बड़े जादूगर साहिरों के खुदा सामरी और जमशेद की इबादत करते हैं और नए नए जादू इनाम में पाते हैं। और दूसरा हिस्सा उसका है तिलिस्म बातिन, यानी नज़रों से छुपा हुआ तिलिस्म, कि जहाँ वुज़रा, उमरा और बड़े बड़े सरदार रहते हैं। और तीसरा हिस्सा उस तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म ज़ाहिर, यानी नज़रों के सामने का तिलिस्म। और ज़ाहिर और बातिन तिलिस्म के दरमियान सहर यानी जादू से एक दरिया खींचा, कि जिसको दरियाए खूने रवां कहते हैं, और उस पर एक पुल धुएं का बना है और 2 शेर अंदर धुएं में
पुल के ऊपर खड़े हैं और एक इमारत 3 दर्जे की धुएं की पुल के ऊपर बनी है। अव्वल दर्जे में उस धुएं की इमारत के परीज़ादें शहनाइयाँ और करनाइयाँ मुंह से लगाए खड़ी हैं और दूसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के परियां झोली में मोती भरे खड़ी उछालती हैं कि मोती दम बदम गिरते हैं और दरिया की मछलियाँ उन्हें मुँह में लिए तैरती फिरती हैं। और तीसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के बड़े बड़े कद्दावर जवान कौम के हबशी 2-2 सफ़े बांधे खड़े बा शमशीर बरहना आपस में लड़ते हैं कि खून उनका बहकर दरिया में गिरता है, कि पानी उस दरिया का वही खून है जिसके सबब से नाम उसका दरियाए खूने रवां और नाम पुल का पुले परीज़ादा है। ये है इमेजरी, यह अल्फाज से तस्वीर खींचना। ऐसा आप सोचिए तख़य्युल की कहाँ ले गए कि एक दरिया खून का है, धुएं का पुल बना है। यहीं पे नहीं है, धुएं के पुल के ऊपर 3 दर्जे की धुएं की इमारत है, उस पे पहले दर्जे में परीज़ादियाँ खड़ी हैं, फिर वो शहनाइयाँ बजा रही हैं, परियाँ खड़ी हैं। तो ये है इमेजिनेशन की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं हिंदी में। और जिसको हिंदी और उर्दू के जो विभाग थे मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने अपने कैननाइजेशन अरे वो तो एक और ही लंबा किस्सा है। क्या कहा जाए कि भाई मतलब भाई अब एक ज़बान है, हम सब की ज़बान है, उसको आपने ऐसा बांट रखा है। अब वो अलग ही बहस का मौजू है। ठीक है, वो बहस हम लोग फिर अगली किसी मुलाकात में करेंगे। तो हम अब करीब बातचीत ख़त्म करेंगे। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सवाल जो मैंने इस बातचीत के इस सिटिंग के दौरान आपसे नहीं पूछा और आपके दिल में था कि आप कहेंगे, आप कह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप 2 किताबें भी नहीं, मैं बस हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि देखिए हम जिस काम को मैंने करना चाहा दास्तान गोई, उसमें एक तो कामयाबी हासिल हुई और उसकी वजह से फिर ज़िंदगी के जो ख्वाब थे, जिन लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना था, वो सब पूरे हुए और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उन जैसा स्कॉलर, उन जैसी शख्सियत कहीं सदियों में पैदा होती है। और कि खुर्शीद बहर रोज़ की अतराफ़ तवीदा, हम रंग गुले रुए तू यक रंग न दीदा, कि सूरज जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता रहता है और तरह तरह के रंग देखता है, उस सूरज को भी तेरे चेहरे के रंग वाला कोई गुल आज तक नज़र नहीं आया, जैसा शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब थे। तो बहुत खुशकिस्मत थे हम कि उनका साया रहा, उनकी बरकत रही, उनके काम वो ऐसा छोड़ के गए कि उससे इस्तिफ़ादा हासिल करके हम यहाँ पहुँचें। और उनको इस बात की शिकायत थी कि दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा को छोड़ के हम ये सब बेकार की चीज़ें कर रहे हैं। कुछ उसमें कारामत थी, लेकिन कहने का मतलब ये कि हमारे सामने अभी समंदर है, ज़ख़ीरा है और उससे हम पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो यकीनन हम उससे फ़ायदा उठाएंगे आगे चल के। अभी कार जहाँ दराज है और काम बहुत करने को बाकी है और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है जी। तो बहुत शुक्रिया महमूद फ़ारूक़ी, आप हमारे लिए आए स्टूडियो और इतना वक्त आपने हमारे साथ गुजारा। रेख्ता ने जो ये गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया है, इस पर अगर आप नज़र डालते हैं तो क्या आपके? मुझे बहुत खुशी है। देखिए आप रेख्ता तो एक तरह से वैसे भी बहुत ख़ास तौर से उनका जो वेबसाइट, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिजिटलाइजेशन का जो काम उन्होंने किया है, वो बहुत ही मायानाज़ काम है और बहुत ही काबिल तारीफ़ तहसीन का काम है, क्योंकि इस तरह से नॉलेज को यकजा करना जब आपके सामने आएगी तभी आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी दुनिया है। तो ये बहुत ही बड़ा काम रेख्ता वालों ने किया है, कर रहे हैं। आपने जो गुफ्तगू का सिलसिला कई सालों से जारी रखा है, वो बहुत उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला है, क्योंकि आम तौर से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों में ये जो है ना, एक ज़रूरत और एक आदत की अपना इल्म दिखाने की, जिससे बात कर रहे हैं आप, उससे बचे हैं। इसलिए आप अपने बोलने वालों को मौका देते हैं। इसलिए आपसे गुफ्तगू करके मैंने देखा है, लगा था परेश रावल हों या कोई भी हों, लोगों को अच्छा लगता है। तो रेख्ता ने जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, इससे बहुत अच्छी बात है। और बम्बई फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा जितने हीरे जवाहिर हमारे मुल्क में बिखरे हुए हैं, आप उन सब को धीरे धीरे करके लोगों के सामने ला रहे हैं और लाते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। बात से बात निकलती है तभी बात बनती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे राइटर डायरेक्टर और दास्तान गो महमूद फ़ारूक़ी। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं गुफ्तगू@rekhta.org पर।